हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? बढ़िया। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। पढ़ाई भी कर ही रहे होंगे तुम लोग, नहीं करोगे तो तुम फिर छोड़ दो फिर तुम। ठीक है, तो अपन ने अपना जो चैप्टर था लास्ट है बच्चा, ये 1 या 1.5 लेक्चर में अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अपना जो लास्ट अपना देखो, अपन ने सेल साइकिल स्टार्ट करा, सेल डिवीजन स्टार्ट करा। तो सेल डिवीजन में अपन ने सेल साइकिल में आपको मैंने बताया, सेल डिवीजन में जो अपन करेंगे तो अपन मियोसिस कंप्लीट कोशिश करेंगे, कंप्लीट करें, इससे हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। बस आराम से तुम बस सुनते जाओ और बस इस बात और जो मैं जो भी चीज़ तुम इंपॉर्टेंट बताऊँ उसको थोड़ा एनसीईआरटी में थोड़ा नोट कर लेना बच्चों। ठीक है, चलो तो अपन को आज करना है मियोसिस वाला, है ना। कुछ टर्म थी जैसे मैंने आपको बोला था, जैसे मैंने कल माइटोसिस आपको लेक्चर में कंप्लीट कराया था, तो मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस में कुछ ना टर्म्स हैं जो मैं आपको बाद बताऊँगी। तो वो मैं जब मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा ना, तब मैं एक 10 या 15 मिनट के अंदर मैं आपको कुछ टर्म्स हैं जो मुझे बतानी है, क्वेश्चन आ जाता है उनसे, इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहले आज अपन स्टार्ट करेंगे मियोसिस, और है ना, ये अपन स्टार्ट करते हैं तो पूछ लेते हैं, तो अब ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ सेल डिवीजन। सही है स्पेलिंग? हाँ सही है, सही है। ठीक है, सेल डिवीजन है, इसको स्टार्ट करा था अपन ने कल। तो अपन ने ये सारी चीज़ें देखी थी, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन को जो थर्ड पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? मियोसिस। क्या पढ़ना है अपन को? थर्ड मियोसिस। तो मैं लिख देती हूँ, क्योंकि अपन ने फर्स्ट माइटोसिस का देखा, उसके बाद अपन ने मियोसिस देखा, सॉरी माइटोसिस देखा, और माइटोसिस के बाद अपन फिर अपन मियोसिस देखेंगे। ठीक है, चलो तो अपन देखते हैं मियोसिस। सही है ना स्पेलिंग? हाँ सही है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा। देखो मियोसिस को अपन मैंने एक नाम दिया था जिसका नाम था रिडक्शनल डिवीजन। अपन ने बात करी थी मियोसिस को अपन क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। अब बच्चा देखो मैं आई एम सो सॉरी कि मैंने आपको बताना भूल गई। माइटोसिस में एक चीज़ मुझे बतानी थी। अब जैसे मैं इसमें बताऊंगी आपको कि माइटोसिस की खोज किसने करी, डिस्कवर्ड किसने करा, और उसको फिर एक्सप्लेन किसने करा, और फिर उसको टर्म किसने दिया। मैं माइटोसिस में बताना भूल गई, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसमें बता देती हूँ आपको, तो थोड़ा सा देख लेना ना। देखो जो माइटोसिस थे, है ना, माइटोसिस में, है ना, और इसमें इनमें डिस्कवर्ड बाय, है ना, वॉन या वैन, जो भी है, वैन बेंडेन एक साइंटिस्ट है, यहाँ लिख देती हूँ मैं ना, बेंडेन है शायद, है ना, हाँ। तो वॉन बेंडेन नाम के एक साइंटिस्ट है। सी अर्चिन जानते हो? सी अर्चिन अपने क्या बोलते हैं, एनिमल्स किंगडम में अपन ने पढ़ा था सी अर्चिन, उसमें, है ना, उसके अंदर इन्होंने एक्सप्लेन करा था, और फिर इन्होंने टर्म भी दी थी। टर्म इन्होंने पूरी तरह से एक्सप्लेन भी करा, है ना, और टर्म भी इन्होंने ही दी थी। ठीक है, माइटोसिस के बारे में बहुत बार पूछा गया है, तो बच्चा ध्यान रखना। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय स्ट्रॉसबर्गर, है ना, स्ट्रॉसबर्गर नाम के एक साइंटिस्ट, उन्होंने डिस्कवर करा। बट एक्सप्लेन किसने करा? एक्सप्लेन एंड टर्म मतलब नामकरण किसने करा? फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट हैं उन्होंने। ठीक है, मैं ये कल दिमाग से निकल गया मेरे में बताना, है ना, ध्यान था मुझे, बट मैं दिमाग से निकल गया एकदम से, मैं वो उस एक्सप्लेन करने में रह गई। तो कोई बात नहीं, अभी देख लो, है ना। मियोसिस का अगर पूछे तो एक्सप्लेन बाय, है ना, वॉन बेंडेन और डिस्कवर्ड, इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करा था मियोसिस को, है ना। और माइटोसिस को फर्स्ट डिस्कवर्ड किसने करा? फर्स्ट टाइम बताया किसने? स्ट्रॉसबर्गर ने बताया, लेकिन बाद में अच्छे से एक्सप्लेन और नाम भी किसने दिया? फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया। तो पहले तो आपको ये 2 बातें अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब अपन आगे देखते हैं। आगे अपना है ना, आगे अपना है, हाँ, कि भाई जो मियोसिस होता है उसको अपन रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, अब आपको पता है इसका कारण? क्योंकि पेरेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसके हाफ हो जाते हैं डॉटर सेल में। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से पता है। दूसरी बात, ये कौन सी सेल्स ऐसी होती है जिनमें मियोसिस होता है? नॉर्मली ह्यूमन सेल की बात करते हैं, ह्यूमन सेल का ही पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन सेल की बात करेंगे। तो ह्यूमन सेल में कल मैंने आपको माइटोसिस के लिए बताया था कि जो माइटोसिस होता है वो जर्मिनल सेल में भी हो सकता है और नॉर्मल सोमेटिक सेल्स में भी हो सकता है, बात करी थी। बट मियोसिस नॉर्मली जर्मिनल सेल्स में ही होता है, तो ये सोमेटिक सेल्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। क्योंकि सोमेटिक सेल्स वो होती है जो गैमेट फॉर्मेशन नहीं करती, तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस अकर। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि नॉर्मली जर्मिनल सेल्स में होता है। कब होता है? जर्मिनल सेल्स। जर्मिनल सेल्स वो होती है, ठीक है, जो गैमेट फॉर्मेशन में मदद करती है, जो आगे जाके कभी ना कभी गैमेट बनाएगी, कभी भी बनाए, वो अभी बनाए बाद में बनाए, कभी ना कभी तो बनाएगी। यानी इन सेल्स को बच्चों अपन बोलते हैं मियोसाइट।
ये शब्द आपको याद रखना है, ये आपके नीट में भी पूछा गया है और क्या बोलते हैं मतलब आपके ये पेपर में बहुत आता है। ठीक है, मियोसाइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मियोसाइट? देखो बच्चे सुनो, मियोसाइट एक जर्मिनल सेल है जो खुद डिप्लॉइड होती है, ठीक है, लेकिन ये वो सेल है जो मियोसिस करेगी और हैप्लॉइड सेल्स बनाएगी, हैप्लॉइड गैमीट्स बनाएगी। क्या बोला मैंने, क्या बोला? प्लीज़ इसको बच्चों, प्लीज़ इसको नोट करना कि मियोसाइट वो सेल्स होती है, वो सेल होगी जो आगे जाके गैमीट फॉर्मेशन करेगी मियोसिस करके। मियो का मतलब होता है मियोसिस करने वाली सेल, और नॉर्मली मियोसाइट्स को जर्मिनल सेल भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, मियोसाइट गैमीट नहीं है, मियोसाइट गैमीट नहीं है। जर्मिनल सेल को भी मैं यहाँ पर 2n ही लिख रही हूँ बच्चों, है ना, क्योंकि नॉर्मल जो सेल थी वो मदर सेल तो 2n ही रहेगी ना। अगर मैं अरे देखो, मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ह्यूमन की बात कर रही हूँ, ठीक है। पहले ह्यूमन का समझ लो, फिर बाद में बात में वो समझ में आ जाएगा। मैं बोल रही हूँ कि ह्यूमन में जर्मिनल सेल होती है, जर्म एपिथेलियम होती है जिसमें जर्मिनल सेल में होती है। तो अपनी हर एक बॉडी की हर एक सेल में, एक्सेप्शन अपने गैमेट्स को छोड़ देना, उसके अलावा बाकी ह्यूमन की कोई सी भी सेल हो, भले टेस्टिस की हो या ओवरी की हो, वो सब डिप्लॉयड होती नहीं होती। बस डिफरेंस इतना है कि टेस्टिस और ओवरी की जो जर्मिनल सेल्स होती है वो डिप्लॉयड आगे जाकर बस मियोसिस परफॉर्म करती है बस, और बाकी और कुछ भी डिफरेंस नहीं, ठीक है। तो वो जो सेल जो आगे जाकर गैमीट बनाएगी, हैप्लॉइड गैमीट बनाएगी, वो सेल्स को मियोसाइट सेल्स कहते हैं। बच्चों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके आ रखा है, ये क्वेश्चन आपके नीट में पूछ रखा है, और आपके ये बुक में एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि मियोसाइट की प्लोइडी कितनी होती है। मियोसाइट इज अ मदर सेल जो आगे जाके गैमीट फॉर्मेशन कराने की क्या रखती हो, क्षमता रखती हो, कैपेबिलिटी रखती हो। तो ये बात अब ये मियोसाइट ह्यूमन में हो सकता है, अगर प्लांट में होगा तो प्लांट के अंदर आप जानते हो जैसे एंथर के अंदर मियोसाइट हो जाएगा। मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये दोनों कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, तो उसको मियोसाइट बोल सकते हो आप। बट माइक्रोस्पोर मेगास्पोर आर हैप्लॉइड गैमेट, जो बात आपको पता है, हैप्लॉइड हो जाता है ना वो, तो आगे जाके गैमेट हो जाए, गैमेट बन जाते हैं, तो बात पता है, समझ गए बात को। तो बच्चों ये ध्यान रखनी है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपको बतानी है। ये प्लीज़ इसको बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, कि मियोसाइट एक डिप्लॉयड मदर सेल है, यानी डिप्लॉयड सेल है जो आगे जाके मियोसिस करेगी। इतना ध्यान रखो, ये आगे जाके क्या करेगी, मियोसिस करेगी, और ये आगे जाके एक हैप्लॉइड सेल बनाएगी। अब वो हैप्लॉइड सेल अगर हायर ऑर्गेनिजम्स में है तो गैमीट का फॉर्मेशन करेगी, और अगर नॉर्मल है तो स्पोर्स भी बना सकती है। टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट में अपन देखा था ना, तो उसमें मियोसाइट अपने स्पोर्स फॉर्मेशन, याद है, स्पोरोफाइट आगे जाके स्पोर्स बनाता है, तो उनकी सेल भी तो मियोसाइट हो सकती है। मैं ऐसा थोड़ी ना बोलूँगी कि हमेशा गैमीट ही बनाएगी, हायर ऑर्गेनिज्म में गैमीट बनाएगी, बट लोअर ऑर्गेनिज्म में स्पोर फॉर्मेशन भी कर सकती है। बट मियोसाइट सभी के लिए कॉमन है, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। प्लीज़ इस बात को नोट कर लेना। मैं फिर बोल रही हूँ, ये आपके नीट में जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी प्रीवियस ईयर, उसमें देख लेना, 1 या 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहाँ पर ये शब्द आपको आएगा, ठीक है। फिर पूछोगे मैम ये क्या है क्या नहीं है, तुम लेक्चर देखते नहीं हो, ढंग से पढ़ते नहीं हो, फिर ऐसे सिली मिस्टेक्स और करते हो, फिर समझ में आ गई। तो इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। ये तुम्हारी 11th और 12th दोनों में ही दे रखा है ना, 11th में भी दे रखा है और 12th में भी दे रखा है, ठीक है। चलो, तो ये यहाँ तक आपको मैंने बता दिया। तो मियोसिस कहाँ होगा, मियोसाइट सेल्स में, वो सेल्स जो आगे जाके गैमीट या फिर हैप्लॉइड सेल्स बनाने की क्षमता रखती हो। हैप्लॉइड सेल में कभी मियोसिस नहीं हो सकता। जो सेल एक बार मियोसिस करके आ गई है वो दोबारा मियोसिस नहीं कर सकती। यानी ये मदर सेल, यानी मान लो ये एक मदर सेल है, ये एक सेल है, ये एक मियोसाइट है जो 2n, ये आगे जाके मियोसिस करेगी तो 2 क्या बनेगी, हैप्लॉइड सेल बनेगी। पता है ना, डिवीजन कोई सा भी हो, पहली बार में डिवीजन हमेशा 2 सेल बनती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये बात मैंने आपको बता दी। उसके बाद फिर मैंने आपको बोला, फिर ये दोबारा अगर डिवाइड करेगी तो ध्यान रखना कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये जो दोबारा अगर डिवाइड करे तो वो मियोसिस करे। अगर मियोसिस करेगी तो ये n/2 नहीं हो जाएगा क्या, और ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है बच्चों। अगर एक बार मियोसिस हो गया उस सेल में तो दोबारा नहीं होगा। ये टाइम टू टाइम की बातें हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो दोबारा अगर होगा तो वो कौन सा होगा, माइटोसिस होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा सॉरी, 2 4 बनेगी ना, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। खैर अभी अपन इसकी बात करेंगे, मैं अभी पूरा डायग्राम बना के भी समझाऊंगी। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से मियोसिस अपन को देखने को मिलते हैं दुनिया में। दुनिया में तो क्या मतलब नॉर्मली ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से मियोसिस अपन को देखने को मिलते हैं। तो मैं इसको मिटा रही हूँ, इसको भी डायग्राम बना के वहाँ बताऊँगी मैं अच्छे से, ठीक है। हाँ,
अब देखो कि अपन को कौन कौन से मियोसिस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला अपन को देखने को मिलता है गैमेटिक मियोसिस। कौन सा देखने को मिलता है? गैमेटिक मियोसिस, जो नॉर्मली हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये। गैमेटिक मियोसिस वो होता है जब गैमीट बनते समय जो मियोसिस होता है, जो नॉर्मली हायर, जो नॉर्मली बताया मैंने। अच्छा, गैमेट्स के साथ साथ स्पोर्स भी बन सकते हैं भाई, ठीक है ना, मैं तो सभी के लिए बताया, लेकिन मैंने आपको बोला कि गैमेटिक मियोसिस वो होता है जो हायर ऑर्गेनिज्म में होता है। हायर ऑर्गेनिज्म में जैसे एंजियोस्पर्म हो गया, एनिमल्स में नॉर्मली गैमेटिक मियोसिस ही होता है हायर ऑर्गेनिज्म में, या हायर वर्टिब्रेट्स में, हायर एनिमल्स में, नॉर्मली एनिमल्स में ज़्यादातर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान, हायर एनिमल्स में नॉर्मली गैमेटिक मियोसिस होता है। समझ गए? गैमेटिक मतलब क्या बोलते हैं, मदर सेल होगी, फिर वो मियोसिस करेगी, यानी मियोसाइट मदर सेल होगी, वो मियोसिस करेगी और गैमिट बनाएगी, यानी गैमिट बनते समय जो मियोसिस होगा उसको गैमेटिक मियोसिस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है अपना होता है जाइगोटिक मियोसिस। शायद सुन रखा है ये नाम आपने। आए, ये जो मियोसिस होता है ये बहुत ही लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है। एग्जाम्पल एल्गा, एल्गी में बात करी थी मैंने, चीख चीख के बात समझाई थी आपको, ठीक है। तो जाइगोटिक मियोसिस होता है लोअर ऑर्गेनिजम्स में, बहुत ही लोअर ऑर्गेनिजम्स में, लाइक एल्गी। एल्गी के अंदर जाइगोटिक मियोसिस होता है जब मान लो कोई क्लेमाइडोमोनास एक सेल है तो वो दूसरे क्लेमाइडोमोनास फ्यूज़ करता है तो जाइगोट बनता है, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास जो एल्गी की बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, तो उसको अपनी हैप्लॉइड बॉडी बनानी पड़ती है। तो एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें डिप्लॉइड सेल बनती है, बट वो जाइगोट बनता है। तो जाइगोट तुरंत जाइगोट बनने के बाद क्या हो जाता है, उसमें मियोसिस हो जाता है, फिर वापस से वो गैमेटोफाइट बना लेता है। पता है, अपन ने अच्छे से बात करी थी। तो जैसे एल्गी के अंदर जाइगोट, यानी जाइगोट बनने के बाद मियोसिस हो जाता है तो उसको जाइगोटिक मियोसिस बोलते हैं। मैंने बता दिया आपको एग्जांपल एल्गी। और तीसरा होता है स्पोरिक मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है प्लांट्स में, जैसे टेरिडोफाइटा है ना, और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो ये आपको लोअर मतलब नॉर्मल, जैसे टेरिडोफाइटा में आपको पूरे क्लियरली लिखिएगा, टेरिडोफाइटास में, जिम्नोस्पर्म भी बोल सकते हो, एंजियोस्पर्म बोल सकते हो। इसमें मतलब स्पोरोफाइट मियोसिस करते हैं, देन स्पोर्स बनते हैं, पता है ना। इसमें क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। इसमें क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, स्पोरोफाइट मियोसिस करता है और फिर से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। तो अपन को ये तीन तरीके के मियोसिस देखने को मिलते हैं। ध्यान रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, ठीक है ना। एक तो गैमेटिक मियोसिस जो हायर ऑर्गेनिजम्स, हायर वर्टिब्रेट के एनिमल्स में, या नॉर्मल आप जिम्नोस्पर्म में भी ये देखने को मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको दोनों में नॉर्मल बोल सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ में जाइगोटिक मियोसिस के लिए आपको ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ, 10 नहीं 100 बार बता चुकी हूँ आपको। ये बात आपको रटनी है, कुछ ही करो, लेकिन दिमाग में फिट रखो कि जाइगोटिक मियोसिस आपको जनरली एल्गी का ही एग्जाम्पल देगा, ठीक है। एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस होता है, एक्सेप्ट 4 जो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। मैं बार बार बात नहीं बोलूँगी इस बात को, ठीक है, बस ध्यान रखो इस बात को। और स्पोरिक मैंने आपको बताया जो स्पोर्स बनते समय होता है, स्पोरोफाइट में होता है, ठीक है। चलो, तो ये बात अपन ने देखी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। अब मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ मियोसिस का कि एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। देन उसके बाद मैं इसको मिटाऊंगी और फिर यहाँ पर कुछ टर्म्स लिखूंगी, उस पर आप थोड़ा गौर करना। चलो यहाँ पर आ जाओ वापस से, मैंने बोला था ना कि मैं यहाँ पर आपको वापस एक डायग्राम बनाऊंगी। अब ध्यान से सुनना, देखो माइटोसिस डिवीजन में जनरली 2 सेल्स बनती है डिवीजन के बाद, फिर वो खत्म हो जाता है डिवीजन, 2 सेल बनेगी तो वो कंप्लीट हो जाता है माइटोसिस। लेकिन मियोसिस में जनरली 4 सेल्स बनती है, यानी एक बार मियोसिस में 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी, आपको 4 हैप्लॉइड सेल मिलेगी रिजल्ट में, और एक बार माइटोसिस में आपको 2 वैसी की वैसी डिप्लॉइड सेल मिलेगी। खैर अभी अपन और देखते हैं। देखो जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, मान लो कोई मियोसाइट है जो 2n है, ऑब्वियसली बात है मैं अब डिप्लॉइड लेकर चलूँगी तो तुम समझ जाना कि ये होता है, ठीक है, तुम कंफ्यूज मत होना। अच्छा, उसके साथ साथ आप देखो ये मदर सेल है, मदर सेल समझ गए ना, मदर सेल मतलब कोई सी मियोसाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब ये अंडर को मियोसिस जाएगी, तो पहली बार में तो डिवाइड तो ये एक बार में 2 ही करेगी, तो ये 2 सेल बनाएगी, ये एक बनाई इसने, ये 2 सेल बनाई, ये n और ये n, ठीक है। तो मियोसिस में आपको पहला तो एक डिप्लॉइड सेल यहाँ पर एक बार डिवीजन करेगी, फर्दर फिर ये वापस जाएगी, फिर 1 2, यानी अभी भी ये यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है। या आप सोच रहे होंगे कि मैम इसने डिवीजन कर लिया तो हो गया बस, ऐसा नहीं है, ये अभी साइकिल के अंदर ही है। मैंने क्या बोला कि मियोसिस के एंड में आपको 4 सेल मिलेगी,
लेकिन यहाँ तो अपने 2 ही सेल है, तो ये दोनों फिर फर्दर डिवीजन के लिए जाएगी, उसी के साथ रहती है ना, डिवीजन के लिए जाती है। ये 2 सेल बनेंगी ना बच्चों, ये तो पता है ना आपको, ये 2 सेल बनेंगी, ठीक है, इससे 1 2 सेल बनेगी तो आपके पास 4 बनेंगी। तो अब आपका मियोसिस, एक मियोसिस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, जो ये वाला जो डिवीजन होता है, यहाँ पर भी डिवीजन होता है, यहाँ पर भी डिवीजन हो रहा है, तो ये जो डिवीजन होता है ये होता है मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। जब आपके पास मियोसाइट यानी मदर सेल से जब 2 हैप्लॉइड सेल बनती है तो मियोसिस फर्स्ट में होता है, और जब इन दोनों से यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सेल्स वापस से डिवीजन करने जाती है तो वो होता है बच्चा मियोसिस सेकेंड, जिसमें आपके मियोसिस सेकेंड में 4 सेल्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ से आपको देख के पता चल रहा होगा, मैंने आपको एक बात बता दी थी कि मियोसिस इज़ अ रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप नोट करो इस बात को, तो यहाँ पर कुछ टर्म्स ऐसी हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बताऊँ कैसे, देखो सुनो। तो यहाँ पर एक बात क्या पता चले कि मियोसिस 2 डिवीजन में कंप्लीट होता है, एक तो मियोसिस फर्स्ट और एक मियोसिस सेकंड। खैर मैं लिखूंगी यहाँ पर, उसकी चिंता मत करो। अब सुनो, अब मियोसिस जो फर्स्ट होती है, मियोसिस जो फर्स्ट होती है, अगर आप इसको भूल के अगर इन दोनों को नोटिस करो तो मियोसिस फर्स्ट इज एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन। देखो ध्यान से, 2n से n बन रहा है तो यहाँ पर एक्चुअल रिडक्शन होता है। मियोसिस फर्स्ट इज एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन, लेकिन क्या मियोसिस सेकंड रिडक्शन डिवीजन? नहीं, मियोसिस सेकंड इज इक्वेशनल डिवीजन। देख लो, सेम एज माइटोसिस, देख लो भाई, क्योंकि बच्चों मैंने आपको पहले बोल देते, अगर एक बार हाफ हो गए क्रोमोसोम तो दोबारा नहीं होंगे, बस एक ही बार हो सकते हैं, दोबारा नहीं हो सकते, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ से यहाँ तक हो तो ये मियोसिस में ही रहा है, अपन इसको इंक्लूड मियोसिस में करेंगे, लेकिन मियोसिस 2 के अंदर क्रोमोसोम नंबर, इसके लिए तो ये मदर हो गई ना, तो इसकी मदर से तो यहाँ पर ये सेम क्रोमोसोम लेकर आया है, लेकर तो सेम आया है ना, तो बस, तो अब मुझे बताओ यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर कितने सेम रहेंगे, तो मियोसिस 2 इज अ इक्वेशनल डिवीजन। फिर आप बोलोगे कि मैम अब जब मियोसिस में दोनों ही चीज़ें आती हैं तो फिर हम मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन ही क्यों नाम देते हैं? क्योंकि बच्चा अपन को एक शुरू की और एंड की कंपैरिजन करनी है, बीच की स्टेज क्या हो रही है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। शुरू की सेल कैसी थी 2n, एंड की सेल कैसी मिली मुझे n, तो बताओ क्या हुआ, इससे क्या पता चला कि भाई 2n से एंड में मुझे n मिल रही है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि रिडक्शनल डिवीजन है? यस मैम, बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आया समझ में? ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की रामायण होती है। अब मैं इसको मिटाती हूँ और अब देखो, अब ध्यान से सुनते जाना और इसको देखते जाना। तो अब मुझे क्या पता चला? मुझे पता चला कि यहाँ पर 2 बार डिवीजन होगा, यानी एक ही डिवीजन में 2 बार डिवीजन होगा। तो मैं लिख देती हूँ पहले तो मियोसिस लिख दिया, ठीक है। मियोसिस फर्दर 2 डिवीजन में डिवाइडेड है, ठीक है, यहाँ पर होगा। पहले इसकी बात कर लेते हैं, देन फिर इसकी बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं मियोसिस फर्स्ट की, ठीक है, और इसकी बात करते हैं मियोसिस सेकंड की। अब एम समझ जाओ तुम, एम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम? एम इज अ मियोसिस, ठीक है। अब अच्छा एक बात, हाँ एक चीज़ और सुनो, तो तुम्हारे भेजे में भेटे मैंने तुम पहले बोल दिया था कि इंटरफेस पहले पढ़ा चुकी हूँ मैं, तो सेल जब यहाँ मियोसिस करने आएगी तो इंटरफेस कर चुकी है पहले ही, तो मैं इंटरफेस नहीं पढ़ा रही। इंटरफेस में वही G1 S G2 कर चुकी है सेल, अपना कब सब कुछ काम कर चुकी है, प्रिपेयर होके आ चुकी है, सिर्फ वो डिवाइड करना चाह रही है। तो ये जो मियोसाइट सेल आएगी ना, ये आफ्टर इंटरफेस के बाद आएगी, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। मैं बार बार नहीं लिखूंगी और नहीं बार बार बताऊंगी, तो बाद में थोड़ा फिट बैठना चाहिए कि मैम ने आपने तो इंटरफेस तो पढ़ाया नहीं मियोसिस में, मैं पहले बता चुकी हूँ 10 बार, इंटरफेस हो चुकी है, एक बार बता दिया था मैंने। हर एक सेल डिवाइड करेगी तो इंटरफेस सबसे पहले होकर आएगा और सब में सेम है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ आ जाओ, तब मियोसिस फर्स्ट। अब मियोसिस फर्स्ट भी तो एक डिवीजन है, तो सबसे पहले जब आपको पता है कि डिवीजन कोई सा भी हो तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, तो मियोसिस में जब सबसे पहले कौन आएगा बताओ? कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस आएगा, ठीक है, चलो बढ़िया। लेकिन अब इसमें फर्स्ट लगा है तो क्या मैं इसको फर्स्ट लगा सकती हूँ? यस मैम, बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। फिर कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कौन आता है? फिर साइटोकाइनेसिस आएगा। कौन आएगा? साइटोकाइनेसिस आता है। आता है नहीं आता है? साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट लगा दिया। अब बात करते हैं मियोसिस सेकंड की, तो अब इसकी बात करें तो क्या इसमें भी कैरियोकाइनेसिस होगा? बिल्कुल होगा मैम, कैरियोकाइनेसिस इसमें भी होगा। अरे भाई डिवीजन तो वो भी कर रही है ना, तो कैरियोकाइनेसिस, लेकिन इसके आगे आप लगा दो सेकंड। मैं अगर दोनों को नंबर नहीं लगाती तो कंफ्यूजन हो जाता बच्चा, इसे नंबर लगाना जरूरी है। और क्या इसमें भी साइटोकाइनेसिस होगा? यस मैम, बिल्कुल होगा। अरे भाई एंड में ये भी तो डिवाइड करेगी, ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस इसमें भी होगा, लेकिन इसके आगे आप सेकंड लगा दो। आया समझ में? तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिवीजन, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिवीजन, ठीक है। अब दोनों में फ़र्क देख लेते हैं। एक बात ध्यान रखना, मियोसिस फर्स्ट जो होती है
वो मियोसिस सेकंड से ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती है, और इसका रीज़न आपको पता भी है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन देखेंगे, क्योंकि इसी के अंदर तामझाम होता है सारा का सारा। बाकी वो तो सेम एज माइटोसिस है, उसमें तो पढ़ाने की जरूरत भी नहीं, सेम एज माइटोसिस है वो पूरा का पूरा। अगर ये पूरा आ गया बस यही मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी, उसमें तो आपको थोड़ा सा उसमें आपको आ जाएगा, लेकिन अब ये ध्यान सुनो। अब केरोकाइनेसिस में आपको पता है 4 फेजेस आती है। फर्स्ट प्रोफेज, फटाफट देख लेते हैं। सेकंड मेटाफेज, पता नहीं तो मैंने देखा था कि केरोकाइनेसिस फर्दर 4 सब फेजेस में होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। क्या मैं इसके आगे फर्स्ट लगा दूँ? यस मैम बिल्कुल लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये अपने फर्स्ट हो गया। ठीक है, इसके अंदर भी लिख दो। अब बच्चों देखो, मैं अब यहाँ पर 3 और 4 सुनना ना, मैं यहाँ पर अब प्रोफेज सेकंड लिख दूँ, ये समझ जाओ डॉट प्रोफेज है, ये मेटाफेज सेकंड, ये एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, अब क्या होगा यहाँ पर? अब ये मैंने बोला आपको, मैंने क्या बोला कि मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड से ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है, लेकिन कौन सी वाली ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है? वो है प्रोफेज। मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज 1 ही कॉम्प्लिकेट है पूरे मियोसिस के अंदर, है ना, क्योंकि यही मियोसिस में सबसे बड़ी भी होती है और सबसे कॉम्प्लिकेट फेज होती है, और ये फर्दर डिवाइडेड होती है 5 सब फेजेस में। फर्स्ट होता है लिप्टोटीन, सेकंड होता है जाइगोटीन, ठीक है, थर्ड होता है अपने पास पकाइटीन, फोर्थ होता है अपने पास डिप्लोटीन एंड फिफ्थ होता है डाइकनाइसिस। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की होती है। तो ये फर्दर डिवाइडेड होती है 5 में। प्रोफेज फर्स्ट फर्दर डिवाइडेड होती है 5 सब फेजेस के अंदर। ठीक है, और इसी के अंदर बहुत टाइम लगता है, बाकी की तो सारी फेजेस हो भी जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर ये हो जाती है तो बाकी में कोई टाइम नहीं लगता इतना, लेकिन इसीलिए मियोसिस फर्स्ट, एक पहले बात, मियोसिस माइटोसिस से क्यों अलग है? क्योंकि मियोसिस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है। अब मियोसिस में क्या कॉम्प्लिकेशन है? क्योंकि मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है बिकॉज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। अब क्यों कॉम्प्लिकेशन है अपन देखेंगे आगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का होता है। अब बच्चा मेरी बात सुनो, अब मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, उसको प्लीज़ अगर आप हो सके तो नोट कर लेना, तुम तुम्हारे भेजे में फिट कर लेना। देखो यहाँ पर मैं मियोसाइट लिख रही हूँ और इसको लिख के यहाँ छोड़ देते हैं। अब सुनो ये गया। ठीक है, अब अपन ने क्या देखा, ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो एंड में बताओ, मियोसिस फर्स्ट में अपने पास मियोसाइट थी पहले 2n आई, ये आई थी आफ्टर इंटरफेज। याद है, मियोसाइट आई आफ्टर इंटरफेज, तो ये गुजरी मियोसिस फर्स्ट से, ये मियोसिस फर्स्ट से गुजरी, तो अपने इसने 2 सेल बनाई, तो ये 2 सेल इसने बना दी। एंड ऑफ द रिजल्ट मियोसिस फर्स्ट में मेरे को 2 सेल मिलेंगी। हो गया। अब ये दोनों सेल्स कहाँ जाएंगी? मियोसिस सेकंड में। कहाँ जाएंगी बच्चों? मियोसिस सेकंड में। और दोनों सेल के एंड तक, मैं इसको बड़ा करके लिख देती हूँ, अभी दोनों सेल्स यहाँ आएंगी। ठीक है, ये n और n, और इनसे 4 सेल्स बनेंगी, 1 2 3 और ये 4, अरे ये n और n, ये हो गया अपना मियोसिस सेकंड। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम इसमें नया क्या है? सुनो नया क्या है वो सुनो। अब तो ये करेंगे मियोसिस सेकंड। ठीक है, नया ये है बच्चों, सुनो, ये सेल तैयारी करके आई थी इंटरफेस से, तब इसने डिवाइड करके 2 सेल बना दी। हाँ मैम ठीक है बिल्कुल, लेकिन मैम आपने ये बोला कि हमेशा जब भी कोई सेल होती है वो डिवाइड करने से पहले अपने आप को तैयारी करती है। तो मैम माना कि 2n वाले ने तैयार करके आई है अपने इंटरफेस से, जिसने डिवाइड कर लिया, लेकिन मैम फिर अब ये वापस से डिवाइड करने जा रही है, तो क्या ये तैयारी नहीं करेगी क्या? तो आप बोलोगे कि हाँ करनी तो चाहिए, एक बार करनी तो चाहिए भाई, क्योंकि भाई ये भी तो डिवाइड कर रही है, आगे जाके 4 बना रही है, तो क्या ये प्रिपरेशन नहीं करेगी क्या? तो आपको मैंने एक ही बात बोली थी कि सबसे पहले सेल डिवाइड करने से पहले वो अपने सेल की ग्रोथ करती है, प्रिपेयर करती है। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी। यहाँ का तो समझ में आ गया मैम की इंटरफेस करके आई है, लेकिन इन दोनों का क्या करें फिर? अब इन दोनों का आगे क्या होगा भाई? इन दोनों का आगे क्या होगा? ये क्या ऐसे चली जाएंगी कि मुँह उठाते? नहीं। अब सुनो, तो बच्चा ध्यान रखना, जैसे ही सेल मियोसिस में एंटर करके मियोसिस फर्स्ट करके एंड में 2 सेल बनाती है, तो अब ये दोनों की दोनों सेल्स एक छोटी सी प्रिपरेशन फेज में जाता है जिसका नाम है
इंटरकाइनेज। इंटरकाइनेज एक शॉर्ट प्रिपरेशन फेज होती है जो आफ्टर मियोसिस फर्स्ट के बाद ये दोनों सेल करेगी। अब इसमें खास बात ये है बच्चों कि इसमें G1 भी होगा, इसमें G2 होगा, लेकिन इसमें S फेज नहीं होगा, क्योंकि S फेज एक ही बार रेप्लिकेशन होगा सिर्फ DNA का, और वो होगा सिर्फ इंटरफेज में। अब आप सोच रहे हो कि मैम आप इसे इंटरफेस भी लिख सकते थे, नॉर्मल सभी हो रहा था, प्रिपरेशन होता इंटरफेस लिख सकते हो। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इनको बिल्कुल। लेकिन बच्चा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इंटरफेस में 3 फेजेस होती है, G1 देन S देन G2, लेकिन इंटरकाइनेज में सिर्फ G1 एंड G2 होती है, S फेज नहीं होती है। क्योंकि S फेज वो फेज होती है जिसमें DNA रेप्लिकेट करता है, और DNA सिर्फ एक बार रेप्लिकेट करके आ चुका है, दोबारा नहीं करेगा। समझ में आया? इसीलिए इंपॉर्टेंट है इंटरकाइनेज। तो अब सुनो क्या क्वेश्चन आया, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। ये वाली बात सुनो बच्चा, ये सेल डिवाइड करेगी तो तैयार होके आ चुकी है इंटरफेज में, बट अब ये दोनों सेल डिवाइड करने जाएगी तो क्या ये तैयार नहीं होंगी? हाँ मैम बिल्कुल होंगी। तो एक छोटा सा समय लेती है ये तैयार होने के लिए, और उस छोटे से समय का नाम है इंटरकाइनेज। तो इंटरकाइनेज पहला क्वेश्चन, इंटरकाइनेज कब आता है? मियोसिस में आता है, माइटोसिस में देखने को नहीं मिलता, पहली बात। दूसरी, इंटरकाइनेज ओनली अकर्स इन मियोसिस। और कब होगा? थर्ड क्वेश्चन, मियोसिस फर्स्ट के बाद। मियोसिस फर्स्ट के बाद इंटरकाइनेज आएगा, पहली बात। तो ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। इंटरफेस कब आता है? मल्टीप्लिकेशन से पहले आता है, डिवीजन फेज से पहले। और इंटरफेस तो माइटोसिस और मियोसिस सब में, सभी सेल डिवीजन में दिखेगा, लेकिन इंटरकाइनेज सिर्फ और सिर्फ आपको मियोसिस में दिखेगा। देख लो कितने सारा डिफरेंस है। दूसरी बात, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये बहुत लॉन्गेस्ट स्टेज होती है, ये बहुत शॉर्टेज स्टेज होती है। इसमें सिर्फ सेल अपने आप को क्या करती है? बड़ा करती है, साइज को बड़ा करती है, बस। कोई DNA रेप्लिकेशन नहीं होता, कोई नंबर इंक्रीज नहीं होता, सिर्फ अपने साइज को ग्रोथ करती है, थोड़ा मटेरियल वगैरह भरती है, बस, और कुछ नहीं। इसमें से G1 एंड G2 फेज आती है, S फेज नहीं होती, क्योंकि S फेज सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस में एक बार ही रेप्लिकेट करेगा DNA, दोबारा नहीं करता। बच्चों ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आपके बहुत बार पूछा गया है, तो इस पर थोड़ा गौर करना बच्चों, ठीक है। तो इंटरकाइनेज वाला, अब इंटरफेस, अब ये वाली जो हो गई सेल, अब ये दोनों सेल थोड़े समय के लिए, मान लो आधे पौन घंटे के लिए, है ना, तैयार होकर आ गई। अब बोलेगी हाँ ठीक है, अब मैं जाने लगा। जैसे ही इंटरकाइनेज कंप्लीट हुआ, अब ये सेल जाएगी मियोसिस सेकेंड। अब ये दोनों सेल जाएंगी मियोसिस सेकेंड डिवाइड होने के लिए, फर्दर फिर चारों डिवाइड हो जाएंगे। आ गया समझ में? क्लियर? तो ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इसीलिए अब आप बोलोगे कि मैम देखो, पहले तो आप इसको देखो, अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में बन रहे होंगे, वैसे तो नहीं बनने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप बता देती हूँ जहाँ तक मुझे समझ में आता है। देखो बच्चों, आपके दिमाग में बैठा होगा कि मैम मियोसिस सेकंड तो माइटोसिस है, तो माइटोसिस में भी जब डिवीजन होता है तो वो इंटरफेज जाती है, तो मियोसिस सेकंड भी तो माइटोसिस है, तो इसमें पहले इंटरफेस जानी चाहिए थी ना। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंक्लूड है मियोसिस साइकिल में। अगर मान लो ये खत्म हो गया सब, अब ये सेल्स, अब ये जो सेल्स हैं, अब ये सेल्स हैं, ये अलग हो गई। अब ये सेल्स माइटोसिस करेंगी। अब ये सेल्स अगर माइटोसिस करती हैं कभी, तो ये माइटोसिस करने के लिए पहले अब इंटरफेस करेंगे, लेकिन इसके बीच में कभी इंटरफेस नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखो। तो वैसे तो इतना एडिशनल दिमाग मत लगाओ, तुम बहुत लगा चुके हो, तुम तुम्हारा दिमाग बुद्धि लगा चुके हो, जितना बता रहा हूँ उससे ज़्यादा नहीं आएगा, इतना तो कम से कम ध्यान ही रख लो तुम नालायको, ठीक है। तो अगर ये अलग जाएंगी माइटोसिस करने, तो हाँ ठीक है भाई, अब भाई माइटोसिस बोलूँगी, मेयोसिस तो बोलने से लेके N/2 करोगे कि तुम यहाँ, तो इतना समझ लो मैम हैप्लॉइड की वही क्यों बोल रहा हो, तो समझ जाओ भी छोटी छोटी बातों को, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इंटरकाइनेज कब होता है? मियोसिस के बीच में, इंटरफेस कभी मियोसिस के बीच में नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो ये आपका ये चीज़ कंप्लीट हो गई है, ये तो था इंट्रो, तो अब अपन को क्या पढ़ना है? तो अब मेरी बात सुनो, अब अपन जो मियोसिस में पढ़ेंगे वो पहले सबसे बड़ी मियोसिस फर्स्ट में आपको यही चीज़ सबसे पहले देखनी है। अगर ये चीज़ आ गया, इसमें टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट का टॉपिक है ये वाला, 10 मिनट का भी नहीं है। अगर इसको अच्छे से, ये टॉपिक है 1 घंटे का, मैं बोल रही हूँ 1 घंटे का टॉपिक है ये, लेकिन मैं इसको अच्छे से बताऊँ क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक है 10 मिनट का, ठीक है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लेना, तो तुम्हारी बुद्धि थोड़ी सी सही रख लेना, ठीक है। स्टार्ट करें। तो अब इसको मिटाती हूँ, पूरा मिटाऊंगी और लिखूंगी इसे। अब एक बार देख लो, 2 मिनट का समय ले लो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब मैं आपसे वैसे तो पूछ भी नहीं सकती कि बच्चों समझ में आए नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं इतनी तो उम्मीद रखती हूँ कि बच्चों आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है इस बात की कि आपको समझ में आया होगा। अब आप एक बार देख लो इसको।
स्टार्ट करें, हटा दूँ पूरा? चलो अब इसको हटा देते हैं, जय माता दी नाम बोल के स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। बस तुम थोड़ी हिम्मत रखना, हटा दूँ उसको, पूरा मिटाऊंगी मैं ना, बस म्यूसिस लिखो रहने दूंगी। तो पूरा साफ कर देते हैं। और थोड़ा तुम अब बुद्धि लगाना आप थोड़ी सी अब, ठीक है। भाग मत जाना लेक्चर के बीच में, मुझे पता है तुम। चलो स्टार्ट करते हैं। मियोसिस में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बच्चों। अच्छा, मैं यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बना देती हूँ तुम्हारे फेवर के लिए, तुम भी क्या याद रखोगे मैम। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक होगा मियोसिस फर्स्ट, बस ये एक बार लिख दूँ, दोबारा नहीं लिखूँ, बस हो गया कंप्लीट, बस ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला M1 फेज, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बातें बताऊँ बच्चों उसको प्लीज़ नोट कर लेना, अपने एनसीईआरटी में कर लेना, तुम कुछ तो न्याल करो कुछ कम से कम। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि जैसे अब जैसे सेल थी, तो सेल जो मैं बनाऊँगी यहाँ पर, ये जो सेल मैं बना रही हूँ यहाँ पर, मियोसिस फर्स्ट में कहाँ हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, पता है ना। अब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा डायरेक्टली कि भाई इंटरफेस करके आ चुकी है, एम फेज़ में डिवाइड, एम फेज़ में एंटर कर चुकी है, एम फेज़ में मियोसिस में आके, मियोसिस फर्स्ट में आई, मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में आकर, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट में आई, ठीक है ना। अभी अपन ने देखा, और प्रोफेज फर्स्ट की 5 स्टेज अपन देखेंगे, 5 स्टेज अभी देखी थी ना अपन ने। प्रोफेज फर्स्ट की जो फर्स्ट स्टेज होगी, लिप्टोटेन, जाइगोटिन वगैरह ये सब देखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये अपने पास एक सेल है, ठीक है, ये अपने पास एक सेल है, ठीक है। अब पहले तो आपको ये कम होनी चाहिए, और ये अपने पास न्यूक्लियस है, इंटैक्ट न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस समझ गए, इंटैक्ट का मतलब है डबल मेम्ब्रेन है भाई, बट वो एक ही मेम्ब्रेन बना रही हूँ मैं, बहुत सारे डायग्राम बनेंगे तो इसे बार बार तो तुम्हारे भेजे में फिट हो जानी चाहिए सब चीज़ें, ठीक है। मान लो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है अपने पास, ऐसी होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पता है ना, ये ऐसी होती है भाई, एक बार बना देती हूँ। लो तुम भी क्या, ठीक है। अब तो अब ठीक है। चलो अपने पास मान लो 2, 3 और 4, ये है अपने पास, ये है सेंट्रोमियर, कोई दिक्कत नहीं है, सुनो सुनो, है ना। और क्या था, हाँ, ये है एक डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड ही लेंगे, बस एनिमल है। डिप्लॉइड कैसी होती है, 2n। अब 2n बच्चा देखो, आपको पता है कि ह्यूमन में 2n बराबर होता है 46 की, यानी 46 क्रोमोसोम बनाने नहीं बैठूंगी मैं यहाँ पर। अब मैंने कितने बनाए, 1 2 3 4 बनाए, तो मैं मान रही हूँ अभी मेरे पास 2n = 4 है। अब मैं फिर बोल रही हूँ, इस पर कंफ्यूज मत होना बच्चों, समझाने के लिए मैंने सिर्फ 4 क्रोमोसोम बनाऊंगी, समझाने के लिए सिर्फ 4 क्रोमोसोम बनाऊंगी। अपन को पता है कि जो डिप्लॉइड होती है ह्यूमन की सेल में वो 46 होता है बच्चों, मैं 46 क्रोमोसोम बनाने बैठूँ क्या, समझ गए बात को। तो 2n = 4 है यहाँ पर, क्योंकि 4 क्रोमोसोम लिए हैं। अब ऐसे कितने होंगे, 46 होते हैं, ऐसे कितने होते हैं, 46। अब समझ गए ना आप, मतलब समझ जाओ बात को, ठीक है। हाँ, मैंने आप यहाँ 4 लिए, समझ लेना, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब ये नॉर्मल से, अभी हाँ ये लिख देती हूँ, सेल आफ्टर इंटरफेस, ये भी लिख दूँ भाई, मेरा कोई भरोसा नहीं है, कंफ्यूजन की तो बाढ़ आती है तुम्हारे भेजे में। अब देखो, अब ये सेल जाएगी मियोसिस फर्स्ट के, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में एंटर करेगी। प्रोफेज फर्स्ट का पहला जो फेज़ आएगी उसका क्या नाम आता है, प्रोफेज फर्स्ट की पहली फेज़ का क्या नाम होता है बच्चों, लिप्टोटीन। क्या होता है, एक बात मैं बता दूं आपको, जब तक प्रोफेज पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कोई छू भी नहीं सकता। अपन ने माइटोसिस की प्रोफेज में क्या पढ़ा था कि माइटोसिस की प्रोफेज में क्या पढ़ा था अपन ने, कि माइटोसिस की जो प्रोफेज होती है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाती है, पढ़ा था ना अपन ने ये चीज़। लेकिन इसमें ऐसा है ही नहीं, इसमें तो अभी सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर का काम चलेगा, जब प्रोफेज खत्म होने वाली होगी तब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होगी। इसलिए लिप्टोटीन, जाइगोटिन, पकाइटिन और डिप्लोटीन तक, इन चारों फेज में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन जैसे डेकेनेसिस आएगी
का वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। खैर अपन आगे देखेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं। अब अपने पास ये सेल है, अब मैं लिप्टोटीन वाली फेज बनाऊंगी। प्रोफेज सबसे पहले एंटर कौन करेगा? लिप्टोटीन। तो मैं लिख देती हूँ लिप्टोटीन, ठीक है बच्चों, लिप्टोटीन। समझ में आ गया? अब लिप्टोटीन में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वैसी की वैसी, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई इसको छू भी नहीं सकता, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वैसी की वैसी रहेगी, ध्यान रख लेना। अब लिप्टोटीन में क्या क्या होता है? अब सुनो बच्चा, देखो यहाँ पर अपने पास ये क्या थे? क्रोमोसोम्स थे। ये अभी क्या थे? अभी नॉर्मली ऐसे थे ये क्रोमोसोम, बिल्कुल क्रोमेनीमेटा। ये अभी क्या है? क्रोमोसोम्स नहीं, ये है क्रोमेनीमेटा, क्रोमेनीमेटा है, ठीक है ना। तो अभी ये कैसे हैं? बिल्कुल थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा? लिप्टोटीन में ये थ्रेड कंडेंस होने लग जाएंगे। लिप्टोटीन में ये थ्रेड क्या हो जाएंगे? कंडेंस होने लग जाएंगे और क्रोमोसोम का शेप ले लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट कि ये जो थ्रेड होंगे, ध्यान से सुनना, वो कंडेंस होंगे, ठीक है। चलो बढ़िया, कंडेंस हो गए। तो मैम आपको यानी जब अपन इस लिप्टोटीन देखेंगे तो अपन क्रोमोसोम जैसा शेप दिखेगा, ठीक है, चलो बढ़िया। अच्छा अब क्या होगा? अब देखो, लेकिन कंडेंस होंगे ना, लेकिन उससे पहले कंडेंस होने लगेंगे, लेकिन कंडेंस होने से पहले बच्चों ये एक मिनट में एक और बना देती हूँ, यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर देती हूँ इसको। हाँ, तो अब क्या होगा? ये जो अपने से क्रोमोसोम्स होंगे, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके एक एंड से, यानी क्रोमेनीमेटा है, एक एंड से ऐसे जुड़ जाएंगे, ऐसे 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 जुड़ जाएंगे। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? दोनों में क्या हुआ? यहाँ पर नॉर्मली न्यूक्लियोप्लाज्म में थे, ये तैर रहे थे, लेकिन लिप्टोटीन में आते ही ये जो क्रोमेनीमेटा, जो क्रोमोसोम होंगे, वो क्या हो जाएंगे? कंडेंस होने लग जाएंगे। कंडेंस होने के बाद ये क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट लिखूंगी, आफ्टर कंडेंसेशन क्रोमोसोम्स अटैच्ड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, हो गया। दूसरा, कंडेंसेशन में क्या होगा? आपको यहाँ पर छोटे छोटे से गांठें दिखेंगी, छोटे छोटे से ऐसे गांठें दिखेंगी इस क्रोमोसोम्स में ऐसे, ठीक है। और यही तो है कंडेंसेशन। कंडेंस मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। तो आपको ऐसे दिखेगा, और ये स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे बीड लाइक स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे, ये बीड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है फर्स्ट क्वेश्चन, बीड लाइक स्ट्रक्चर या बीड लाइक क्रोमोसोम आपको किस में देखने को मिलता है? लिप्टोटीन, ठीक है। दूसरा, जब आप इस स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप में देखते हो तो ये आपको है ना बिल्कुल ऐसा लिखता है कि जैसे कोई बुके है और बुके से फूल निकल रहे हैं। इसलिए इस स्टेज को, किसको? लिप्टोटीन की स्टेज को अपन कहते हैं बुकेट स्टेज। क्या बोलते हैं? बुकेट स्टेज। बच्चों आई होप बुकेट मैंने सही लिखा है। ये क्वेश्चन आपके एम्स में पूछा गया है कि मियोसिस के किस स्टेज को बुके स्टेज कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है लिप्टोटीन को, क्योंकि उसमें जो क्रोमोसोम होता है वो कंडेंस होकर एक बीड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। इसी वजह से फिर आपको अपीयर होता है कि भाई एक बुके है जिसमें से ऐसे फूल निकल रहे। बुके जानते हो ना तुम लोग, दिए होंगे, ठीक है, जानती हूँ मैं सब। तो इसको बुके स्टेज बोलते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। तो लिप्टोटीन में क्या हुआ? फर्स्ट कंडेंसेशन हुआ, आपको क्रोमोसोम अपीयर होंगे। वो क्रोमोसोम मैंने 4 ही लिए, ठीक है ना। अब यो क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएंगे कंडेंसेशन बाद, फिर आपको छोटे छोटे कंडेंसेशन बिलो एक डार्क कलर के बीड जैसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। तो ये भी याद रखना कि बीड लाइक क्रोमोसोम किस में देखने को मिलते हैं? लिप्टोटीन में। दूसरा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में अटैच कब होता है? लिप्टोटीन में। और तीसरा, बुके स्टेज देखने को मिलती है लिप्टोटीन में देखने को। तो ये तो थी आपकी लिप्टोटीन वाली। आई होप आपको समझ में आया। सेंट्रोमियर ऐसा का ऐसा ही रहेगा, जब तक प्रोफेज कंप्लीट नहीं हो जाता सेंट्रोमियर ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसका कोई रोल नहीं है अभी, जब तक प्रोफेज कंप्लीट नहीं हो जाता। चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे कब आएगा? लिप्टोटीन के बाद कौन सी स्टेज आती है बच्चों? जाइगोटीन। अब कौन सी स्टेज आएगी? जाइगोटीन स्टेज आएगी, ठीक है। चलो बनाते हैं जाइगोटीन को। ये तार का क्या करूँ मैं, दुखी कर रखा है तार ने, ठीक है। चलो देखो, अब थोड़ी कहानी चेंज होने लगी है बच्चों, तो थोड़ा सा प्लीज़ अब समझना, सही है। हाँ। ठीक है, थोड़ा मैंने न्यूक्लियस बड़ा ही बनाया है तो समझने के लिए ना। हाँ, ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह दिखेगा, न्यूक्लियस ऐसा कैसे रहेगा, कोई गायब नहीं होगा। अब क्या होगा बच्चों? अभी जो क्रोमोसोम होगा, अभी जो चारों क्रोमोसोम है, अब आप क्रोमोसोम जैसे दिखने लग जाएंगे। अब आपको कुछ इस तरीके के डायग्राम दिखेंगे इसमें। अब आपको ऐसा डायग्राम दिखने लग जाएंगे, दिखने लग गए 4, मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है।
वैसे इतना क्लियरली नहीं दिखता है बच्चों, लेकिन हाँ अपेयर होने लग जाता है, ठीक है, मतलब इतना भी अपेयर नहीं होता, बट हाँ शेप लेने लग जाता है, समझ लो, ठीक है। अब क्या होगा ज़ाइगोटिन में आते ही, ज़ाइगोटिन में आते ही सबसे पहले ये चारों के चारों अपने पार्टनर को ढूंढेंगे डांस करने के लिए, ठीक है। मतलब मान लो इसके पास ए वाला जीन है और इसके पास ए वाला जीन है, एक दो क्रोमोसोम, आपको पता है ना पेयर में से एक होता है मदर क्रोमोसोम और एक होता है फादर क्रोमोसोम। तो मदर क्रोमोसोम के पास अगर ए एलील है, ए जीन है, तो फादर वाले के पास भी ए वाला होना चाहिए, और ऐसा होता है, इनमें बीच में टेंशन वाली बात नहीं। तो ये वाला इसके पास जाएगा, मान लो इसके पास बी है, इसके पास बी है, तो ये वाला इसके पास जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगी, पेयरिंग होगी। और जब सेम एलील्स, दो क्रोमोसोम के बीच में सेम एलील्स के बीच में पेयरिंग होती है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, पहले तो मैं लिख दूं ज़ाइगोटिन, ठीक है, ज़ाइगोटिन। ज़ाइगोटिन में क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट कि पेयरिंग होगी। मैं इसको डायग्राम को बच्चों में यहाँ बनाऊंगी, है ना, इस डायग्राम को बनाऊंगी। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिख रही हूँ, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस का क्या मतलब होता है, समझ गए ना। होमोलोगस का मतलब होता है बच्चों वो मदर और फादर के क्रोमोसोम जो आपस में सेम एलील, जीन के एलील रखते हो, इसलिए होमोलोगस की पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। चलो बढ़िया, मैं पहले लिख देती हूँ, फिर डायग्राम आपको बता दूँगी। फिर क्या होगा, जब ये पेयरिंग हो जाएगी उसके बाद ये आपस में ऐसे, है ना, ऐसे जुड़ेंगे। अब जब पेयरिंग होती है तो इनको आपस में पास में रखने के लिए एक कॉम्प्लेक्स चाहिए होता है। तो जो पेयरिंग होती है तो उसको अपन बोलते हैं बच्चा सिनेप्स। तो क्वेश्चन आता है सिनेप्स आपको किस फेज़ में देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना ज़ाइगोटिन में, ठीक है। अभी मैं डायग्राम बताऊंगी, मैं आप यहाँ पर डायग्राम बताऊंगी, टेंशन मत लो। तो पहले जो पेयरिंग हुई, ठीक है, अच्छा कंफ्यूजन मत रखो, अभी डायग्राम बताऊंगी तो ध्यान रखना, ठीक है। तो जो होमोलोगस पेयर्स की जो पेयरिंग हुई उसको अपन क्या बोलेंगे, है ना, यहाँ पर अपन बोलेंगे सिनेप्स बोलेंगे, ठीक है। अब ये आपस में मान लो ये अभी एक क्रोमोसोम, ये मदर का है और ये फादर का, एग्जाम्पल के लिए समझो, अभी आपस में पास में आ गए, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा, अभी बस पास में आए हैं जुड़ने के लिए। अभी जब पास में आ गए, अब क्या होगा, अब जब ये पास में आ गए, ध्यान से सुनना, जब ये पास में आए तो अब इनको आपस में पास में रखना पड़ेगा, और आपस में रखने के लिए मुझे एक कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता है। वो कॉम्प्लेक्स बना होता है प्रोटीन का, और उस कॉम्प्लेक्स का नाम है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ एक सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जनरेट होगा जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम को जोड़े रखेगा। समझ में आया, चलो अभी मैं रखेगा, समझ में आया क्या बोला मैंने। मैं एक काम करती हूँ, अब मैं आपको डायग्राम बनाती हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। सुनो, सबसे पहले तो मैं एक का डायग्राम बना रही हूँ। ये मान लो ये एक क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है, और ये क्या है, क्या याद है आपको, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये एक नहीं होते, ये दो होते हैं। याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, मैंने आपको पहले बोला था, यानी आप इसको बीच में से कट करो, बीच में से कट करो। मैंने आपको पहले समझा दी थी, मैं बार बार नहीं समझाने बैठूंगी, अब आप समझ जाना बीच में से क्यों कट करा मैंने। स्प्लिटिंग होगी, अभी नहीं होगी, बाद में होगी एनाफेज में, बट ये साथ में रहते हैं क्रोमोसोम्स, बात करी थी। तो अब मैं एक क्रोमोसोम को अब ऐसा लिखूंगी, अब मैं ऐसा बोलूँगी, पहले मैं एक एक ले रही थी क्योंकि एक एक थे तो मैं एक ले रही थी, अब मैं ऐसे लूँगी अब, ठीक है। अब सुनो, अब ये है, तो ये सेम, ये मान लो है ना, ये अपने पास ये वाला, इसको मैं ए नाम दे रही हूँ, ठीक है, और इस वाले को मैं बी नाम दे रही हूँ। तो ये है ए क्रोमोसोम, सेम ऐसा फादर का भी होगा, फादर का भी सेम ऐसा होगा, जिसके पास सेम वो होंगे एलील, ठीक है। तो ये वाला है अपने पास बी वाला फादर का। अब दोनों के बीच में यहाँ पेयर है, ये दोनों है होमोलोगस क्रोमोसोम। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा जो प्रोटीन का बना होता है, जो इन दोनों को पास में रखता है। अभी यहाँ पर दोनों ने क्रॉस नहीं करा है, क्रॉसिंग ओवर ऐसे नहीं बना, अभी सिर्फ ऐसे हैं, दोनों ऐसे जुड़ गए। पहले ऐसे था ना, अब ऐसे क्यों बनाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको पहली चीज़ समझा दी थी कि पेयरिंग में होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, ये पेयर में होते हैं। चलो बढ़िया, तो अब ये ऐसे हो गए, ठीक है, और आपस में जुड़ गए। अब इनके बीच में एक लैडर जैसी स्ट्रक्चर बनी है। लैडर मतलब जानते हो ना, ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एक प्रोटीन होता है जो क्या करके रखता है, इन दोनों को आपस में, होमोलोगस क्रोमोसोम को आपस में जोड़ के रखता है ताकि ये इधर उधर ना निकले, ठीक है। चलो बढ़िया, अब क्या होगा, अब ये जो दोनों के दोनों होंगे, है ना, जब इन दोनों को आपस में, जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम की जो पेयरिंग हो जाती है, इन दोनों को आपस में अपन कहते हैं बच्चा बाईवेलेंट। क्योंकि अगर देखा जाए क्या बोलते हैं इसको, बाईवेलेंट। बाईवेलेंट के साथ साथ इनको बोलते हैं डायड। क्या बोलते हैं बच्चा, डायड भी बोलते हैं अभी, क्योंकि अभी इस स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे बाईवेलेंट डायड बोलते हैं, क्योंकि दो क्रोमोसोम्स आपस में ऐसे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब
एक क्रोमोसोम के बीच में स्प्लिटिंग होगी, सेंट्रोमियर वैसा का वैसा ही रहेगा, बट एक क्रोमोसोम के बीच में स्प्लिटिंग होगी तो आर्म्स आपको ऐसे दिखेंगे। तो अब आपको डायग्राम ऐसा दिखेगा, देखो फर्स्ट वर्ड, एक मिनट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों, मैंने क्या बताया आपको। ये देखो दोनों में फ़र्क है, अरे बहुत फ़र्क है, समझ में आया। तो इस स्ट्रक्चर को, क्योंकि जब आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तब तो आपको ऐसे दिखेगा कि सिर्फ 2 क्रोमोसोम आपस में से जुड़े हुए, तो उसको तो आप ऐसे बोलोगे ना 2 क्रोमोसोम है, क्योंकि स्प्लिटिंग नहीं हो रही थी तो आपको दूर से तो दिखेगा 2 क्रोमोसोम ऐसे जुड़े हुए, 2 क्रोमेटिड्स ऐसे जुड़े हुए हैं, तो उसको आप बोलोगे बाइवेलेंट। लेकिन जब ये स्प्लिटिंग हो गए तो अब देखो कितने हैं, टेट्राड, क्योंकि 4 हो गए तो अब इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं टेट्राड। तो देख लो कि टेट्राड, बाइवेलेंट और डायड क्या होते हैं, क्या फ़र्क होता है इन चारों शब्द में। कि जब स्प्लिटिंग हुई, देखो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हुई है बच्चों, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हुई है, सिर्फ इन आर्म्स की स्प्लिटिंग हुई है, सिर्फ इन आर्म्स की स्प्लिटिंग हुई है। तो आपको बाइवेलेंट, पहले सबसे पहले बाइवेलेंट दिखेगा, तो बाइवेलेंट ऐसा होता है, क्योंकि जब इसमें से जुड़े हुए हैं तो ये बाइवेलेंट है, 2 क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसा दिखेगा, 2 क्रोमेटिड्स को डायड भी बोलते हैं। लेकिन जब ये स्प्लिट कर जाएंगे तो अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, आपको दिखेगा नहीं दिखा, तो ये देखो ये वाला, यानी बीच में से स्प्लिट कर गए, ये करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में दोनों एक साथ नहीं कर सकते क्रॉसिंग ओवर, एक एक आर्म को आपस में क्रॉसिंग ओवर करना पड़ता है। ठीक है, आया समझ में, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, मान लो जैसे ये क्रोमोसोम था, ये अपने पास ये मदर का क्रोमोसोम था और ये फादर का क्रोमोसोम था। ठीक है, और इसको अपन टेट्राड बोलेंगे, आप बाइवेलेंट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, इसको आप तो अब ये ध्यान रखना कि जाइगोटिन फेज में आपको टेट्राड, बाइवेलेंट, डायड ये सब कुछ देखने को मिलता है, सिनेप्स भी आपको इसी में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इनके बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होते हैं जो इनको पकड़ के रखते हैं बीच में। ये तो आ गया समझ में, लेटर जैसे स्ट्रक्चर्स बनता है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, अब नाम दे देते हैं, लेट्स द नेमिंग ऑफ द क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम के जो आर्म्स होती हैं उनको अपन बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या बोलते हैं बच्चों, सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, तो ये दोनों सिस्टर, ये दोनों सिस्टर, ये दोनों सिस्टर, ये दोनों सिस्टर। बट अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, एक क्रोमोसोम की आर्म और दूसरे क्रोमोसोम, तो इसको अपन बोलेंगे बच्चों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब बच्चा आपको एक बात ध्यान रखना, जो आपको पता भी होगी, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, कि अब क्या होगा, अब आपको ऐसा लगा अब क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर हो गई। पकाइटिन में क्या हो गया, क्रोसिंग, यही फेज अब पकाइटिन में जाएगी, और पकाइटिन का फेज क्या मतलब ही क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर करना। अब क्रॉसिंग ओवर जो होती है ना बच्चे, वो होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में ही होती है क्रॉसिंग ओवर। क्योंकि बच्चा अगर सिस्टर क्रोमेटिड्स में ही अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाती तो मुझे शायद इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मुझे वेरिएशंस लाने के लिए दोनों मदर और फादर के, यानी अब क्या होगा, ये कुछ ऐसा था ना, अभी कुछ ऐसा होगा, अभी कुछ ऐसा होगा, तो ये इसे बोलते हैं अपन क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, खैर अभी अपन बात करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया इस नाम, तो एक क्रोमोसोम की जो क्रोमेटिड्स होती हैं उनको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स में कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, क्योंकि बच्चों अगर सिस्टर क्रोमेटिड्स में करनी पड़ती है तो मैं इतना तामझाम क्यों करते, नॉर्मली हो जाता। समझ गए बात को, इसलिए क्रॉसिंग ओवर हमेशा एक मदर और एक फादर के क्रोमोसोम्स के बीच में होती है, यानी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रोमोसोम वो क्रॉसिंग होती है, इसलिए वेरिएशंस आते हैं, इसलिए तो वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, खैर आया समझ में, तो नॉन सिस्टर क्रॉसिंग होगा। तो ये था अपना जाइगोटिन। तो जाइगोटिन में थर्ड पॉइंट आप बोल सकते हो टेट्राड, बाइवेलेंट, ठीक है, डायड, अपीयर्स, आपको अपीयर्स होंगे। एक और पॉइंट है, बस एक 4th पॉइंट और फिर अपना लास्ट जाइगोटिन हो गया। बच्चों जब ये स्ट्रक्चर बन जाता है, जब ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, अब एक ये वाला क्रोमोसोम, इस वाले क्रोमोसोम की एक एक आर्म आपस में क्रॉस ओवर होगा। दोनों में देखो, ये कुछ ऐसा था, ये आपस में ऐसे जुड़े हुए, नीचे मत ध्यान दो, ऊपर वाली ध्यान रख लो। ठीक है, ये कुछ ऐसा था। अब क्या होगा, अब आपको पता है ये दोनों जुड़े हुए हैं, अब ये आपस में ऐसा एक आर्म, इसकी एक आर्म ये वाली, इसकी एक आर्म ये वाली, ये आपस में ऐसे क्रॉस करेंगी, कर दी क्रॉस। अब अगर आपको ऐसे दिख रहा होगा तो ये आपस में से क्रॉस कर रखी, तो आपको दिख गया कि ऐसा में हो जाए, अब तो पकाइटिन, अब तो क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जाइगोटिन में ये ऐसा हो तो जाता है, लेकिन अभी पूरी तरह से ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आप देखो ध्यान से तो इन दोनों के बीच में गैप दिख रहा है आपको। तो जाइगोटिन में भले ही ये आपस एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं, जाइगोटिन में भले ही आपस को एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज़ नहीं करते, वो फ्यूज़न होता है पकाइटिन में। ये बात ध्यान रखना कि जाइगोटिन में क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, इसमें क्रॉसिंग ओवर होगी, लेकिन वो कंप्लीटली नहीं होगी।
क्रॉसिंग ओवर तब होती है जब ये आपस में फ्यूज करके ऐसे हो, ऐसे। दोनों में डिफरेंस देखो, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। जाइगोटिन में ये ऐसा हो गया, लेकिन अभी भी दोनों के बीच में गैप है। लेकिन आपको पता है कि कभी भी जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा तो कभी भी इस फेज में नहीं हो सकता, हमेशा इस फेज में होगा। जब ये आपस में अटैच्ड होते हैं तभी एक दूसरे के अंदर जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करेंगे, और वो होगा पकाइटिन में। तो ये लास्ट है आपका किसमें, तो क्रॉसिंग ओवर स्टार्टिंग, इसको लिख देते हैं अपन स्टार्टिंग, यानी स्टार्ट होने लग गई है। क्योंकि बच्चों इन दोनों को आपस में फ्यूज करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो पकाइटिन फेज में होगा। इसलिए जाइगोटिन फेज में ये सिर्फ इतना ही रह जाता है, ये इतना नहीं हो पाता क्योंकि इसके पास वो एंजाइम ही नहीं है। समझ गए बात। और वो एंजाइम है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। रिकॉम्बिनेज एंजाइम में एक दूसरे को फ्यूज करवाता है और फिर वो एक दूसरे के फिर क्या करवाता है, एक्सचेंज करवाता है। आया समझ में आपको। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो था जाइगोटिन वाला। तो जाइगोटिन में आपको क्लियर हुआ क्या क्या हुआ। तो आपको जाइगोटिन में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा आगे जाके, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है। दूसरा वाला आपको ये एक यूं दिखेगा, ये यूं दिखेगा, ये यूं दिखेगा, यूं दिखेगा, लेकिन आपस में फ्यूज नहीं करेंगे। फ्यूज नहीं करेंगे, क्रॉसिंग ओवर होगी तो सही, लेकिन आपस में फ्यूज नहीं करेंगे। आया समझ में। तो ये तो था अपना जाइगोटिन। तो जाइगोटिन में देखो सिनेप्स दिखा, सिनेप्स के साथ सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स, तो सिनेप्स सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स टेट्राड बाइवेलेंट डायड और स्टार्टिंग ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ये सब कब देखने को मिलती है, जाइगोट। इसलिए जाइगोटिन फेज इन सभी में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। आया समझ में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं इसको हटाऊंगी, ये वाला हटाऊंगी मैं पूरा, कि अब अपन बात करेंगे पकाइटिन फेज की। तो एक बार आप इसको देखिए, एक बार बच्चों इसको देखो आप। आई होप आपको बच्चों समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश है कि मैं आपको समझाऊँ। ठीक है, हटाऊँ इसको बच्चों, हटा दूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चलो हटा देते हैं। अब अपन स्टार्ट क्या करेंगे, पकाइटिन फेज। तो अब मैं इसको नहीं मिटा रही, इसको नहीं मिटा रही हूँ मैं, सिर्फ इनको मिटा रही हूँ। अब ध्यान रखना, क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज अकर इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ओनली अकर्स इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, तो अब कौन सी फेज आएगी, है ना। अब मैं इसको ऐसे बना रही हूँ, समझ जाओ। मतलब जाइगोटिन के बाद पकाइटिन आती है तो मैंने ऐसे बता दिया। ठीक है, चलो ये सेल है अपने पास, है ना। ये अपनी पकाइटिन है। ठीक है, एक मिनट में एक और चौक ले लूँ। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं पकाइटिन। पकाइटिन में अब आपको कुछ याद ना हो बच्चों को, ये जरूर याद रहता है कि पकाइटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है। बट क्रॉसिंग ओवर और बच्चा और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल में बहुत अंतर होता है। देखो कैसे, पहले मैं यहाँ बना देती हूँ। ये अपना न्यूक्लियस है, ये अपना न्यूक्लियस जैसा का वैसा था, कोई चेंज नहीं हुआ है। और ये अपना सेंट्रोमियर है, ये बेचारा भी इंतजार ही कर रहा है ना। चलो अब स्ट्रक्चर वाला बनाऊँ, वाला बना दूँ। अब देखो क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा। हाँ, अब रुको, मैं स्ट्रक्चर बनाने से पहले मैं पॉइंट्स लिखूँगी। सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर अकर, क्रॉसिंग ओवर अकर, पहली बात। तो अब सुनो, क्रॉसिंग ओवर हुआ क्या। जाइगोटिन में क्या हुआ, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। लेकिन जैसे पकाइटिन फेज में, अब पकाइटिन क्या करा, इन दोनों आर्म्स को आपस में जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेज एंजाइम। तो अब इस स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। एक्चुअली में क्रॉसिंग ओवर ये होती है विद द हेल्प ऑफ तो ये क्वेश्चन आता है बच्चों, रिकॉम्बिनेज एंजाइम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स फ्यूज विथ ईच अदर। समझ गए बात को, ये बात ध्यान रखना। तो ये फ्यूजन एक्चुअली में होता कहाँ है, ये होता है आपके पकाइटिन फेज में। ठीक है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जाइगोटिन में ऐसा था, बट पकाइटिन में अब ऐसा हो गया। अब एक्चुअली में क्रॉस कर चुका है, अब एक्चुअली में ये फ्यूज हो चुका है। अब यहाँ पर होगा निकिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निकिंग, निकिंग होगा। व्हाट इज द मीनिंग, देखो बच्चों, क्रॉसिंग ओवर का मतलब नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर का ये मतलब नहीं है कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि जब दूसरे क्रोमोसोम की आर्म पहले क्रोमोसोम के आर्म के साथ फ्यूज करते हैं तो उसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, है ना। तो फिर मैम जेनेटिक मटेरियल के एक्शन को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं निकिंग। निकिंग होता है बच्चों एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो दोनों शब्द में अंतर है बच्चों। हाँ, पूछा यही जाता है, मैं मानती हूँ पूछा यही जाता है,
लेकिन एक्चुअली में इसका मतलब ये नहीं होता कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक, इसका मतलब होता है कि दोनों क्रोमेटिड आपस में फ्यूज कर गए, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है जो भी है वो एक्सचेंज करते हैं, तो उसको बोलते हैं निकिंग। तो निकिंग और क्रॉसिंग ओवर कहाँ देखने को मिलता है अपन को? पकाइटिंग फेज में। अब डायग्राम बनाए, चलो अब डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, मैं एक क्रोमोसोम को व्हाइट से बनाऊंगी, एक से मैं ब्लू से बनाऊंगी, ठीक है। ये अपने पास ये ऐसा था, ये ऐसा है, अब ये फ्यूज़ कर गया पूरी तरह से, तो डायग्राम में टाइम लग जाएगा। ये कुछ इस तरीके का डायग्राम दिखेगा, समझ गए बात को? ठीक है, सेम ऐसा आपको दूसरे में भी दिखेगा, फटाफट बना देते हैं। ये फ्यूज़ कर गया इससे, ये देखो। अब यहाँ पर क्या होगा? ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, अब यहाँ क्या होगा? एक्सचेंज ऑफर होगा। एक्सचेंज ऑफर मतलब समझ गए ना, क्रॉसिंग ओवर होगा। क्या होगा बच्चों? यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा और जेनेटिक मटेरियल मतलब कंप्लीटली एक्सचेंज होके यहाँ पर। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि एक बार में दो जगह पर, मतलब ये इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, बट इससे ज़्यादा नहीं होता। 2 या 3 बार में एक आम में हो सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं होता है, ध्यान रखना। तो पकाइटिन में मैंने आपको चीज़ बताई, पर देखो उसको, क्योंकि मैं अभी इसको हटाऊंगी। अब पकाइटिन के बाद अब कौन सी फेज आएगी? डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में कुछ नहीं होगा। डिप्लोटिन में अब ये क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या होने लग जाएगा, क्योंकि इसी एंजाइम की वजह से जुड़े थे। अब ये एंजाइम टूटने लगेगा। अरे भाई, इस एंजाइम को डाइजेस्ट करोगे तभी तो आपस में टूटेंगे, तो जब टूटेंगे नहीं तो फिर ये टर्म्स हटेंगी कैसे? तो अब ये ऐसे करके यूँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूँ हो जाएगा, मतलब आपस में यूँ हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा ये वापस, किसमें? डिप्लोटिन में। खैर अपन देखते हैं इसको, तो एक बार देखो इसको। समझ में आ गया? हटाएं इसको अब, चलो अब इसको हटाते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, क्रॉसिंग ओवर ओनली अकर्स इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, मैंने लिख दिया है, ध्यान रखना। चलो अब इसको हटाते हैं और इसको हटाना पड़ेगा। अब क्या होगा डिप्लोटिन में? डिप्लोटिन में बच्चों यहाँ पर लिंकेज टूटेंगे। लिंकेज मतलब अभी टूटेंगे, कैसे टूटेंगे देखो। एक बात और बता देती हूँ मैं आपको कि जब बच्चों ये ना, जब वो पकाइटिन ऐसा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो जब अपन यूँ देखते हैं तो आपको एक क्रॉस स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, तो इस क्रॉस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं चियाज़्मा, ठीक है। तो इसमें आप एक नोट और कर लेना, चियाज़्मा, ठीक है ना। तो चियाज़्मा या चियाज़मेटा जो आप बोलना चाहो, वो अपन को कब अपीयर होती है? पकाइटिन फेज में होती है। कुछ नहीं है, जब ये क्रॉस करते हैं ना इस स्ट्रक्चर को, ये क्रॉस जो बनता है, अरे ये नहीं दिख रहा आपको, ये क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको चियाज़्मा बोलते हैं बस, ठीक है। चलो अब देखो, अब यहाँ पर डिप्लोटिन में क्या होगा? डिप्लोटिन में याद होगा इन दोनों के बीच में एक सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था। तो फर्स्ट पॉइंट डिप्लोटिन में पहले लिख देती हूँ, ये कौन सी है फेज? अब ये है अपनी डिप्लोटिन, डिप्लोटिन, ठीक है। तो डिप्लोटिन में फर्स्ट क्या होता है बच्चों? यहाँ पर अपने पास डिप्लोटिन में क्या होगा? सिनेप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स होता है वो डिसोसिएट या डीजनरेट होगा। अरे भाई, सबसे पहले आप इन दोनों को अलग करने से पहले इनके बीच में ये जो रुकावट थी उसको तो हटाओ, फिर बाद में हटाते रहना। तो जब ये हट जाएगा तो इजीली वैसे सेपरेट हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आए, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता कहाँ है? ज़ाइगोटिन में। डीजनरेट कहाँ होता है? डिसोसिएट कहाँ होता है? डिप्लोटिन में। तो डिप्लोटिन में डीजनरेट होगा। अब डायग्राम बनाऊंगी मैं। दूसरा, इसके साथ साथ क्या होगा? अब स्ट्रक्चर ऐसा है ना, तो पता है अब कैसा होगा? अब ये स्ट्रक्चर ऐसा था ना, अभी स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, अभी स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, ऐसा। समझ गए बात को? पहले स्ट्रक्चर ऐसा था, बिल्कुल देखो ध्यान से, ऐसा था ना पकाइटिन में। अब स्ट्रक्चर, दोनों में अंतर है बच्चों, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ डायग्राम आपको ऐसा दिखेगा, देखो ये डायग्राम कुछ ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। और ये अपने ऐसा था, तो मतलब दूर दूर हो जाएंगे। समझ गए बात को? अरे भाई यहाँ पर ये क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, ये अब इसके ऊपर आ चुका है ऐसा,
ये हट गया, मतलब ये अब ऐसा आ चुका है भाई, हट चुके हैं ये। कैसे बनाऊँ मैं, ये पास में ही तो है लेकिन ये हट चुके अब, है ना। और सेम ऐसा यहाँ पर होगा, समझ जाओ बच्चों अब, है ना, मेरा टाइम जा रहा है इससे, ठीक है, समझ गए। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या होता है, सिनेप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स होगा वो डिजेनरेट होगा, है ना। इसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पर होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम इससे क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होंगे इससे क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और इसी बात है, जब ये हटेंगे, अरे भाई ये बिल्कुल दूर दूर नहीं जाएंगे, ये यूँ थे ना, अभी यूँ हो जाएंगे। तो दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। पहले ये यूँ थे और अब ऐसे हो गए, पास में तो रहेंगे लेकिन ये थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे अब, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, देखो तीसरा पॉइंट इसी के साथ है, जो आप ध्यान रखो तो रख लेना। जब ये चीज़ होती है तो उसको अपन बोलते हैं टर्मिनाइजेशन, टर्मिनलाइजेशन ऐसा कुछ बोलते हैं, टर्मिनलाइजेशन हो बोलते हैं इसको, कि जब क्रॉसिंग ओवर के समय जब नॉन सिस्टम ओवर हटाया जाता है तो उसको टर्मिनलाइजेशन बोलते हैं। और कब होता है, डिप्लोटिंग में स्टार्टिंग हो जाता है, इसके एंड में स्टार्टिंग कंप्लीट हो जाता है और डाइकिनेसिस में कंप्लीट हो जाता है पूरी तरह से। यानी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है लेकिन डाइकिनेसिस के अंदर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे तो आप डिप्लोटिन ही बता कर आना, ठीक है। तो ये अपना था। अब डाइकिनेसिस के अंदर क्या होगा, डाइकिनेसिस में कुछ नहीं होता है, टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। टर्मिनलाइजेशन मतलब जो इसकी हटने की जो विधि थी वो पूरी तरह से कंप्लीट होती है, ठीक है। और अब जो अपन को ध्यान रखना है कि अब अपनी जो मेन कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी वो अपन ने कंप्लीट कर ली, है ना। अब सुनो, अब इसके बाद कौन आएगी यहाँ पर, अब इसके बाद आएगी डाइकिनेसिस। तो मैं इसको हटाती हूँ और अब इसको निकाल के अब अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ तो उस क्रोमोसोम के पास तो इसका जेनेटिक मटेरियल आ गया, ठीक है, और इसका इसके पास आ गया। समझ गए ना बात को, ये डार्क में समझ जाओ, है ना, एक्सचेंज हो गया। अब कौन सी फेज आएगी, डाइकिनेसिस। अब डाइकिनेसिस इज द एंड ऑफ प्रोफेज। तो प्रोफेज के एंड में जो भी रामायण हुई थी वो सब के सब डाइकिनेसिस में होगी। डाइकिनेसिस में जो भी रामायण हुई थी तो ये क्या होती है, एक तो एंड ऑफ प्रोफेज होती है। तो प्रोफेज के एंड में क्या क्या देखने को मिलता है अपन को, बताओ। सेंट्रोमियर कहाँ चले जाते हैं, सॉरी क्या नाम है इसका, सेंट्रोल पोल पे चले जाते हैं। इनसे क्या निकलते हैं, फाइबर्स क्या निकलते हैं, उसको अपन स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। फिर अब यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट पॉइंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर, गोल्जी बॉडी, ये सब डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ स्पिंडल फाइबर्स देखने को मिलेंगे आपको, एस्टर फॉर्मेशन होगा, वही सेम जो प्रोफेज के एस्टर फॉर्मेशन होगा लेट प्रोफेज में जो देखने को मिल रहा था, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स के साथ यहाँ पर आपको जो क्रोमोसोम थे, अब क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखेंगे आपको, देखो ये देखो बिल्कुल टेढ़े बाके, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, क्योंकि मेटाफेज के अंदर आपको ये सारे के सारे ऐसे चित्र कुछ इस तरीके के देखने को मिलेगा। सेम वही फेज है एंड ऑफ प्रोफेज। एंड ऑफ प्रोफेज में यही डायग्राम आपको देखने को मिला था, तो एंड ऑफ डाइकिनेसिस में यही होता है। तो टर्मिनलाइजेशन भी कंप्लीट हो जाता है इसमें, ठीक है ना, वो तो वैसे ही पहले हो गया था, है ना। और फिर ये प्रोफेज के एंड में, तो डाइकिनेसिस में क्या होता है, जैसे अपन ने माइटोसिस में टीलोफेज का उल्टा कहा था, है ना, टीलोफेज का कहा था, खैर अपन ने देखा था। सेम ऐसा मतलब डाइकिनेसिस जो होती है प्रोफेज की एंड कहलाती है, तो आपको पता चल गया, है ना। अब ये आपका एंड हो चुका है प्रोफेज, अब प्रोफेज अपना एंड हो गया यहाँ पर। अब प्रोफेज के बाद कौन सी फेज आएगी अपनी, प्रोफेज के बाद मेटाफेज में। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, अब मेटाफेज फर्स्ट में, अच्छा हाँ यहाँ पर ये आप ये बना सकते हो कि भाई ये क्रॉसिंग ओवर हुआ है इनके बीच में। खैर ये तो आप समझ गए, आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप समझ जाओ, मेन जो था वो समझा दिया। मेटाफेज के अंदर क्या होगा, ये इक्वेटोरियल प्लेन पर आएंगे सब, किस पर आएंगे, ये इक्वेटोरियल प्लेन पर आएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों कि अभी भी ये यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम अभी ये पूरी तरह से अलग नहीं है, भले ही ये दूर हो चुके हैं, ये अभी भी दूर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पास में ही है। तो खैर अब हम डायग्राम बनाते हैं तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। हटाऊँ इसको, मैं इसको हटा दूँ। अब कहाँ एंटर करेगा, ये वाली जो फेज़ होगी वो कहाँ एंटर करेगी, अब मेटाफेज में। कहाँ एंटर करेगी बच्चों, मेटाफेज में। देखो ये एंटर करेगी अब मेटाफेज में, यानी मेटाफेज फर्स्ट में एंटर करेगी। तो मेटाफेज की खास बात क्या होती है कि जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहाँ हो जाते हैं,
इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाते हैं। तो बच्चों देखो ऐसा होगा, ठीक है, 1 मिनट है ना, हाँ देखो, अब देखो है ना, सबसे पहले तो यहाँ पर बनाओ। अब बच्चों वो क्रोमोसोम आपको पता है वो है ना, यहाँ पर मैं बना ही देती हूँ। कुछ ये है, ठीक है। अब देखो ये एक था और 1 2 3 4 2 3 4 3 और ये 4, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा तरह के आपको दिखेगा। तो मैंने आपको बोला था होमोलोगस क्रोमोसोम भले एक दूसरे से अलग है लेकिन फिर भी पास में ही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगी, स्ट्रेचिंग होगी, स्ट्रेचिंग होगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये सेंट्रोमियर थे, स्ट्रेचिंग होगी। अच्छा वो क्रोमोसोम ध्यान है, ये वाले कौन से होंगे, कंटिन्यूस क्रोमोसोम, इंटरपोलर क्रोमोसोम, है ना, और ये बोलेंगे डिसकंटिन्यूस क्रोमोसोम। ये तो पता है बच्चों, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, ध्यान रखना। माइटोसिस में पता है ना, ये वाले कौन से क्रोमोसोम, ये वाले कौन से स्पिंडल फाइबर होते हैं, इनको बोलते हैं कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर, है ना, और इनको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो ये आपका मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज के अंदर आपको जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे वो इक्वेटोरियल प्लेन पर आ जाएंगे, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन पर आ जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर स्ट्रेचिंग होगी, स्ट्रेचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पर स्ट्रेचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये कहाँ एंटर करेगी, एनाफेज में। कहाँ एंटर करेगी बच्चों, एनाफेज फर्स्ट में। एनाफेज में फर्स्ट के अंदर अब क्या होगा, अब जैसे ही एनाफेज के फर्स्ट में एंटर करेगी तो यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग होगी, ना कि क्रोमेटिड्स की स्प्लिटिंग होगी। यानी ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो अब पता है क्या होगा बच्चों, अब देखो मैं आपको बता देती हूँ पहले, 1 मिनट। तो ये इस तरीके का होता है। वेट बच्चों, मैं बस डायग्राम बना दूँ, बस डायग्राम की झंझट हो गई बस। क्या करें आप, चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए बच्चों, मेन बात तो ये है हमारा मोटो। ठीक है। तो अब ये यहाँ जुड़ेगा, ये यहाँ जुड़ेगा, ये वैसे जुड़ा हुआ है, ये वैसे क्रोमोसोम्स वो वाले हैं नॉर्मल। तो ये देखो अब ये यहाँ अलग हो गया। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, स्प्लिटिंग होगी, लेकिन स्प्लिटिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होगी। तो एनाफेज फर्स्ट में और एनाफेज सेकंड के अंदर क्या डिफरेंस होगा, एनाफेज सेकंड में तो इन क्रोमोसोम्स के बीच में स्प्लिटिंग होगी, बट एनाफेज सेकंड के अंदर आपको स्प्लिटिंग होगी किसके बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम में। अब बच्चा याद होगा मैंने एक पॉइंट बताया था आपको कि जब अपन एनाफेज ऑफ माइटोसिस पढ़ रहे थे, माइटोसिस के एनाफेज पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको इंटरजोनल फाइबर्स पढ़ाए थे। इंटरजोनल फाइबर्स किसके बीच में होते हैं, सिर्फ और सिर्फ तब होते हैं, ये कुछ ऐसा डायग्राम था आपके, एक क्रोमोसोम का ये था अपने पास सेंट्रोमियर। जब सेंट्रोमियर डिवाइड करता है तो ही इंटरजोनल फाइबर्स मिलते, वरना नहीं बनते। क्या यहाँ सेंट्रोमियर डिवाइड करा, नहीं करा। तो एनाफेज के अंदर कोई एनाफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट की के अंदर सेंट्रोमियर कोई डिवाइड ही नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ होमोलोगस पेयर्स, होमोलोगस क्रोमोसोम में डिवाइड करते हैं, इसलिए यहाँ पर इंटरजोनल फाइबर नहीं दिखते। अब जब ये मियोसिस सेकंड में जाएगा तो मियोसिस सेकंड में अब ये डिवाइड करेंगे, तो मियोसिस सेकंड के एनाफेज सेकंड में इंटरजोनल फाइबर्स दिखेंगे। खैर मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी, आया समझ में, ये आपके थे। अब ये कहाँ जाएगा, आपके टीलोफेज में जाएगी। अब ये कहाँ जाएगी, आपके टीलोफेज में जाएगी। अब टीलोफेज इज द अपोजिट फेज ऑफ प्रोफेज, तो प्रोफेज की डाइकिनेसिस की अपोजिट फेज। तो ये क्या होगा अब इसमें, सेम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लग जाएगी, न्यूक्लियर अपेयर होने लग जाएंगे, सेंट्रोमियर अपने पोल पे चले जाएंगे, सेम वही पॉइंट से, ठीक है। और फिर आपको डाइकेरन स्टेज दिख जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको दिखेगा। इसको हटा दो, मेटाफेज हटा दो, ये भी हटा दो। समझ में आ गया क्या क्या बोले जा रही हूँ मैं कब से, इतनी बड़ी क्लास हो गई, बस हो गया बच्चों, 5 मिनट और है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये अपने पास ये है, तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर और ये 2 थे। अब बताओ शुरुआत की सेल में एक न्यूक्लियस में 1 2 3 और 4 थे या नहीं थे, बताओ। अब कितने आ गए न्यूक्लियस में, 2 ही आ गए। पहले यहाँ कितना था, 2n था मैम, यहाँ पर कितना आ गया, हर एक न्यूक्लियस में ये भी n हो गया और ये भी n हो गया। अगर बच्चों अगर आप ध्यान से अगर इस लेक्चर को देख रहे हो तो आपको सब रामायण समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये हो गया टीलोफेज इज द अपोजिट फेज, समझ में आ गया ना, वही सब चीज़ें हैं। और अब ये कहाँ जाएगा, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में जाएगा। साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में ये कंस्ट्रक्शन करेंगे और ये दो उसमें टूट जाएंगे। तो ये भी n है और ये भी n है,
तो आपकी ये वाला डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपकी रिडक्शन डिवीजन। इसलिए मैंने वहाँ पे 2n को 4 लिया था ताकि समझने में दिक्कत आए। तो पहले था 4, अब ये हाफ हो गए, 2 हो गए हर एक न्यूक्लियस में, तो हाफ हो गए। तो पेरेंट का हाफ किस में होता है, बताओ पेरेंट का हाफ किस में होता है, मियोसिस में। तो हो गया रिडक्शन डिवीजन। तो आपका मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट। मियोसिस सेकंड 10-15 मिनट का टॉपिक है। खैर मुझे उसमें बताना तो आधा 1 घंटे का टॉपिक और है, जिसमें मुझे आपको कुछ टर्म्स भी बतानी है। तो इस लेक्चर को तो एंड करते हैं क्योंकि ज़्यादा हो गया, ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना। तो आया आपको समझ में। तो अपन ने देखो क्या क्या टर्म्स देखी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और एक बार आप एनसीईआरटी देख लेना, एक बार इस लेक्चर को अच्छे से देखना, ठीक है। चलो अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसका मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू। पिछले लेक्चर में अपन ने बच्चा मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करा, आपने देखा ही था, अपन ने वो कंप्लीट कर लिया था। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने से अपन ने 2 सेल बना ली थी जो हैप्लॉइड हो चुकी थी, बता दिया था मैंने हैप्लॉइड। अब अपन को यहाँ से यहाँ मियोसिस सेकंड करना है, तो अब अपन को मियोसिस सेकंड करना है, ठीक है। देखो इजी है, आपको समझ में आ जाए। मैं नाम नहीं लिखे, मैंने बस डायग्राम बनाया है। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली सेल इंटरफेस करके आई थी, तब इसने 2 सेल बनाए। अब ये दोनों सेल कहाँ से गुजरेगी, इंटरकाइनेस। तो मैंने देखो यहाँ लिख दिया सेल आफ्टर इंटरकाइनेस, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ एज यूजुअल। पहले लेक्चर में मैं समरी दे चुकी थी इसके बारे में। अब ये दोनों सेल्स अपने आप के साइज़ को इंक्रीज़ करेंगी, डिवीजन हो गया चूँकि। अब ये देखो 4 बनेंगे, ऐसे बनेगा। देखो सबसे पहले ये कहाँ जाएंगी तो ये वाली जो फेज़ है, ये है अपनी ये वाली जो फेज़ है। अब ये कहाँ जाएगी, सेम एज माइटोसिस की तरह होगा। तो देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लग जाएंगी, सेंट्रल अपने वहाँ चले जाएंगे पोल पर, और जो ये कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंस होकर क्रोमोसोम का शेप ले लेंगे। तो ये वाली फेज़ है अपने लेट प्रोफेज़, सॉरी अर्लियर प्रोफेज़, अर्ली प्रोफेज़ है, ठीक है। और फिर लेट प्रोफेज में क्या हो रहा था, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर अपन को देखने को मिला। याद है अपन ने माइटोसिस पढ़ा था, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हुआ था, एस्टर फॉर्मेशन हो गया था। मैं लिख नहीं रही कुछ भी, एस्टर फॉर्मेशन होगा, सेम एज में यहाँ पर भी एस्टर फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर भी स्पिंडल फॉर्मेशन बनेंगे। यहाँ पर ये फिमली अटैच हो जाएंगे काइनेटोकॉर के साथ, उस क्रोमोसोम के काइनेटोकॉर के साथ अटैच हो जाएंगे, लेकिन वो फिमली बिल्कुल मतलब लूजली अरेंज होंगे। तो ये अपनी है लेट प्रोफेज, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है आपको। और ये दोनों किस में आती है, प्रोफेज में। तो अपनी प्रोफेज वाली फेज है ये, प्रोफेज सेकंड। तो प्रोफेज सेकंड में क्या हुआ, तो देखो ये प्रोफेज सेकंड में सबसे पहले वही सेम का सेम, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो अब ये प्रोफेज सेकंड कहाँ जाएगी, मेटाफेज सेकंड में जाएगी। तो ये दोनों की दोनों मेटाफेज है, उस सेल का ये वाला सेम है। मेटाफेज में क्या होगा, इक्वेटोरियल प्लेन बनेगा, स्पिंडल फाइबर अच्छे से अटैच्ड हो जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो जाएंगे बिल्कुल, और यहाँ पर फोर्सेज लगना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर फोर्सेस लगना स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों, सेम ऐसा होगा। तो ये वाली फेज कौन सी है बच्चों, मेटाफेज सेकेंड। सेम वही पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको माइटोसिस में बताया था, ठीक है। अब आ जाओ फिर मेटाफेज से कहाँ आएगा, ये एनाफेज सेकंड में। एनाफेज में बच्चों यहाँ पर आपको सेम है, स्प्लिटिंग हो जाएगी क्रोमोसोम की। देखो इस क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग हो गई बीच में से, यानी क्रोमोसोम। अब देखो मैं एक डायग्राम बना देती हूँ डायग्राम, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा था, ठीक है। अब ये स्प्लिटिंग होते होते सेंट्रोमियर की भी, यानी अब यहाँ पर ये ऐसा और ये ऐसा यूँ दिखेगा। तो यहाँ पर याद है जब मैंने बताया था सेंट्रोमियर यहाँ एनाफेज में डिवाइड करेगा, तो ये फेज कौन सी है अपनी, एनाफेज। तो याद है एनाफेज फर्स्ट में मैंने आपको क्या बताया था, उसमें होमोलोगस पेयर स्प्लिट करते हैं, वहाँ सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं करता, बट एनाफेज सेकंड में सेंट्रोमियर डिवाइड करता है। तो जब सेंट्रोमियर डिवाइड करेगा तो यहाँ पर आपको इंटरजोनल फाइबर्स अपीयर्स होंगे, जो मैं बता चुकी थी आपको बच्चों कि यहाँ पर बीच में इंटरजोनल फाइबर्स बनेंगे। जब सेंट्रोमियर अपीयर होता है तब, जब सेंट्रोमियर डिवाइड होता है तभी इंटरजोनल फाइबर्स अपीयर्स होते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। तो एनोवे सेकंड में इंटरजोनल बनेंगे, सेम एज माइटोसिस, लेकिन मियोसिस फर्स्ट के अंदर नहीं होगा, एनाफेज फर्स्ट में नहीं होगा, ठीक है, सेम। फिर अब ये वापस से अब ये कहाँ चला जाएगा, टीलोफेज। ये कौन सी है बच्चों, टीलोफेज सेकंड। टीलोफेज सेकंड है बच्चों, ये कौन सी है, टीलोफेज सेकंड, ठीक है। टीलोफेज सेकंड में उल्टा किसका है, प्रोफेज का। उसके अंदर यहाँ गायब हो रही थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वहाँ आने लगेंगी, वहाँ पर यहाँ क्रोमोसोम बन रहे थे, वहाँ वापस से रिकंडेंस होंगे सारी चीज़ें, और फिर ये आपको डाइकेरोनिस्टेज दिखेगी, यानी दोनों में आपको ऐसे न्यूक्लियस दिखेगा। अभी कहाँ जाएगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना केरियोकाइनेसिस सेकंड कंप्लीट हो चुका है। अब ये सेल कहाँ जाएगी अपनी, अब ये सेल जाएगी अपनी साइटोकाइनेसिस सेकंड में। अब साइटोकाइनेसिस सेकंड में अब मैं आपको ये सब मिटा के अब मैं आपको बताऊंगी कि प्लांट सेल में किस मेथड से होता है और एनिमल सेल में किस में होता है। आपके दिमाग में रहेगा, मैंने बोला था सबसे एंड में बताऊंगी, मियोसिस खत्म होगा तब मैं एंड में बताऊंगी। अभी जो मैं चीज़ बता रही हूँ ध्यान से सुन लेना उस बात को, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रही हूँ, इस वाले पॉइंट्स को, इन सबको हटा रही हूँ, ठीक है। चलो अब साइटोकाइनेसिस होता कैसे है बच्चा, अगर एनिमल सेल है तो नॉर्मली मेथड बोलते हैं उसको, नॉर्मल मेथड बोलते हैं। अगर एनिमल सेल में अगर ये आपको देखने को मिल रहा है,
एनिमल सेल में अगर डिवीजन होता है, अब ये जो मैं डिवीजन बता रही हूँ ना, ये जो मैं साइटोकाइनेसिस बता रही हूँ, ये मियोसिस में भी होता है और किस में, मियोसिस में भी होता है और किस में, आपके माइटोसिस में भी देखने को मिलेगा। मैंने बोला था ना मैं साइटोकाइनेसिस एनिमल प्लांट में कैसे होता है मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये सेकंड लगाने से तो तुम कंफ्यूज मत होना, सब में सेम होगा, ठीक है। अब होता कैसे है, अगर एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट करती है। मान लो ये एक डिवीजन में एनिमल सेल का बता रही हूँ, दूसरा समझना प्लांट सेल के लिए बताऊंगी, ठीक है। तो ये कुछ सेल ऐसी है, ये सेल ऐसी है अभी, जिसमें 2 न्यूक्लियस है। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, और दोनों हैप्लॉइड है, समझ गए ना। अब तो हैप्लॉइड है। अब ये क्या करेगी, अब इसमें नॉर्मली कंस्ट्रिक्शन होना स्टार्ट होगा, नॉर्मली कंस्ट्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली इसमें क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन होना स्टार्ट होगा, और कंस्ट्रिक्टर होते होते ये मेम्ब्रेन कुछ ऐसे इंटैक्ट कर जाएगी, बिल्कुल इंटैक्ट कर जाएगी, और फिर ये आपस में 2 सेल में टूट जाएगी जो हैप्लॉइड होगी। तो ये होता है एनिमल सेल में। इस टाइप के मेथड को बोलते हैं सेल फ्यूरो मेथड। क्या होता है बच्चा, इस टाइप का जो मेथड होता है उसको बोलते हैं अपन सेल फ्यूरो मेथड, जो एनिमल सेल में देखने को मिलता है। तो ये कौन सा मेथड है, सेल फ्यूरो मेथड, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्लांट सेल में। मान लो ये सेल प्लांट सेल में डिवीजन कैसे होता है। प्लांट सेल में बच्चों यहाँ पर क्या होता है, मान लो ये सेल थी, ये अपने पास 2 न्यूक्लियस थे। प्लांट सेल में जो गोल्जी बॉडी होती है, जो डिप्टेजोम होते हैं, वो एक प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। प्लेट मतलब छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाते हैं, और वो प्लेट्स यहाँ पर, याद है ना बच्चों, यहाँ पर तो वो कौन होगी, यहाँ पर प्राइमरी वॉल होती है, प्राइमरी सेल वॉल होती है, तो प्लेट्स बनाते हैं, ठीक है ना। और ये प्लेट्स का निर्माण कौन करता है, इस प्लेट्स का निर्माण करता है गोल्जी बॉडी। यानी प्लांट में जो गोल्जी बॉडी होती है वो छोटी छोटी प्लेट्स बनाती है, और वो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में आके ऐसे अरेंज हो जाती है, ठीक है। अब ये प्लेट्स क्या करती है, इसकी मेम्ब्रेन को यहाँ से पूरी तरह से डीनेचर्ड कर देती है, और ये दोनों सेल अलग अलग हो जाती है ऐसे, और ये भी होगी हैप्लॉइड। अरे मैं तो अब समझा रही हूँ भाई, देखो अगर ये मियोसिस एनिमल में हो रहा है तो एनिमल में सेम मेथड होगा दोनों का, अगर ये मियोसिस प्लांट में हो रहा है तो ये वाला मेथड प्लांट में देखने को। तो इस टाइप को मेथड बोलते हैं सेल प्लेट मेथड। इसको बोलते हैं अपन सेल प्लेट मेथड बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, सेल प्लेट मेथड बोलते हैं। समझ में आया, ठीक है। कि जब प्लेट बन के जब ऐसे फॉर्मेशन होता है तो उसको अपन सेल प्लेट मेथड। अब ठीक है, तो ये बात मैंने, ऐसे मैंने बोलता छोटा सा है तो म्यूजिक कंप्यूटर कभी सभी समझा दूंगी, लेकिन अगर एनिमल में हो रहा है तो सेल फ्यूरो होगा, और अगर उसमें हो रहा है तो वैसा होगा। ये बात आप ध्यान रखना। अब मैं आपको कुछ टर्म्स बताना चाहती हूँ। अब सिग्निफिकेंस, मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ऐसा होता है, आपको पता है। वेरिएशंस लाने के लिए, उसके साथ साथ ये जेनेटिक मटेरियल को कांस्टेंट रखने के लिए करा जाता है। अगर मियोसिस नहीं होता तो शायद वेरिएशन नहीं आती, और वेरिएशन नहीं आते तो इतना इवोल्यूशन नहीं हो पाता। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है मियोसिस होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। समझ में आ गया। इसलिए सब इसका सिग्निफिकेंस आपको पता है। ये भी सेल ग्रोथ का इसमें होता है रोल, इतना रोल नहीं होता इसका सेल ग्रोथ में, क्योंकि ये हर वक्त नहीं होता। मान लो जैसे कि अपनी बॉडी है, अपनी बॉडी में 24 घंटे माइटोसिस हो रहा है, लेकिन मियोसिस तब होगा जब गैमेट यानी ओवम या स्पर्म बन रहे होंगे, तभी होता। तो सेल ग्रोथ और रीजनरेशन में इसका कोई रोल नहीं होता। बट हाँ, वेरिएशन और स्पीशी को कांस्टेंट रखने के लिए, स्पीशी के क्रोमोसोम को कांस्टेंट रखने के लिए ये होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चा मान लो जैसे अपने जैसे फीमेल्स में क्या बना, ओवम बना, तो वो एन है। स्पर्म में वो भी स्पर्म बनेगा, वो भी गैमेट है, तो वो भी एन बनेगा। तो जब एन ओ एन फ्यूज़ करेंगे 2n स्पीशी बनेगी, जो ऑलरेडी ह्यूमन की स्पीशी होती है। अगर मियोसिस नहीं होता और गैमेट अगर 2n ही रहते तो 4n बनती है, और 4n तो कोई ह्यूमन है ही नहीं। इसलिए ह्यूमन की स्पीशी के क्रोमोसोम को कांस्टेंट रखने के लिए मियोसिस करा जाता है। ये होना बहुत ज़रूरी है। और ये अपने अंदर नहीं, लोअर ऑर्गेनिजम्स में भी अगर ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता, लेकिन हायर प्लांट्स और ज़्यादातर एनिमल्स में ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। और धीरे धीरे यही सही वेरिएशंस आएंगी, जिससे अपने नई नई स्पीशी जनरेट होंगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ टर्म्स बता देती हूँ कि कौन सी सेल्स होती है। देखो, आपने देखा होगा, जैसे मैं टर्म बता देती हूँ, जैसे मैंने आपको कुछ टर्म्स बताई थी, कुछ ये हो गया अपना कंप्लीट हो गया। मैं आपको कुछ टर्म्स बता देती हूँ। अब जैसे माइटोसिस के लिए मैंने बोला था कि मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगी कंपेयर करने के लिए। माइटोसिस में मैं पहले कंपेयर कर देती हूँ, माइटोसिस और मियोसिस को मैं पहले कंपेयर कर देती हूँ। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है। माइटोसिस जो होता है अपने बच्चों, जो होता है मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ कि माइटोसिस एक सिंपल डिवीजन है, नॉर्मली इतना तामझाम नहीं होता, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स डिवीजन होता है मियोसिस, ठीक है। दूसरा, माइटोसिस में अपने पास कोई भी सिनेप्स, क्रॉसिंग ओवर, डायट, बाइवेलेंट, सेरेब्रल कॉम्प्लेक्स, चाइज़मा कुछ नहीं बनता, बट मियोसिस में ये सब देखने को मिलता है अपन को।
समझ गए ना। माइटोसिस ओनली हेल्प्स इन रीजनरेशन एंड ग्रोथ, ठीक है ना। और ये एक तरीके का असexual रिप्रोडक्शन में भी कहला सकता है। लेकिन मियोसिस तभी होगा जब कोई स्पीशी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है और वो वेरिएशंस दिखाएगी, यानी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए और अपने जीन और एलील्स को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, तो मियोसिस होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं बच्चा, देखो मैं आपको एक टर्म्स बता देती हूँ कि भले माइटोसिस हो या मियोसिस हो, कुछ कुछ सेल्स ऐसी होती है, जैसे अगर मैं फंजाई की बात करूँ तो फंजाई में ऐसा होता है बच्चों, कैरोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब उसमें कैरोकाइनेसिस हो जाता है बट साइटोकाइनेसिस नहीं होता, कुछ समय बाद होता है। तो वो जो सेल्स जिसमें कैरोकाइनेसिस तो हो गया, लेकिन ये सेल ऐसी कैसी रह जाएगी अब, यानी तुरंत बाद अभी तो साइटोकाइनेसिस हो रहा, तो सेल्स देखो 4 बन गई, देखो 1 2 3 4 सेल बन गई, तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो गया। लेकिन क्या होता है बच्चों, जब फंजाई के अंदर ऐसा देखने को मिलता है कि कैरोकाइनेसिस होता था लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता, तो वहाँ पर जो स्टेज होती है उसको अपन बोलते हैं मल्टी न्यूक्लियोटाइड स्टेज देखने को मिलती है अपन को फंजाई में, ठीक है ना। तो आप देखना आप एक बार उसको, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो उसमें कैरोकाइनेसिस हो गया लेकिन साइटोकाइनेसिस बहुत बाद में होगा, ऐसे नहीं कि फॉलोड का मतलब होता है तुरंत बाद। एनिमल्स में तो हायर एनिमल्स, हायर एंजियोस्पर्म, क्या बोलते हैं एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में बच्चा तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस हो जाता है, तुरंत बाद। लेकिन फंजाई में ऐसा नहीं होता, बहुत समय लेता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है। जब इनको रिप्रोडक्शन अगले करना होगा तब होगा, वरना नहीं होगा। तो उसमें आपको डाइकैरियोन या मल्टी न्यूक्लियोटाइड स्टेज देखने को मिलती है, क्योंकि देखो मल्टी न्यूक्लियोटाइड स्टेज ही तो है ये, एक सेल में आपको 2 से ज़्यादा, और फिर इसमें और भी ज़्यादा डिवीजन हो जाता है, तो फिर साइटोकाइनेसिस होता ही नहीं है, तो फंजाई में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ अब मैं आपको कुछ माइटोसिस के बारे में कुछ टर्म्स बता देती हूँ। बच्चा देखो लास्ट यही है बस, एक टॉपिक तो नहीं, वैसे तो बता देती हूँ, कुछ टर्म्स है मैंने आपको बताया था वैसे, तो फिर बता देती हूँ। एक होता है एम्फी एस्ट्रल डिवीजन, एक होता है अएस्ट्रल डिवीजन। एम्फी एस्ट्रल डिवीजन बता चुकी हूँ मैं। एनिमल सेल में सेंट्रियोल होते हैं, तो 2 तरीके के फाइबर्स फॉर्मेशन करते हैं, एक लॉन्ग फाइबर्स और एक शॉर्ट फाइबर्स। लॉन्ग फाइबर्स एक क्रोमोसोम के साथ जुड़ते हैं, तो ये होता है एनिमल्स में। एनिमल्स में एम्फी एस्ट्रल होता है, लेकिन अएस्ट्रल प्लांट के अंदर कोई सेंट्रियोल नहीं होता, तो उनमें एस्ट्रल देखने को नहीं मिलता, तो उसको अपन बोलते हैं, यानी ये कहाँ होता है, अपने प्लांट सेल में होता है। समझ में आ गया। अब एक चीज़ होती है उसको अपन बोलते हैं बच्चों एंडोमाइटोसिस, ऐसा कुछ नाम है आपके, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, देखो ये मतलब होता है, याद है जब अपन देखा था, भले माइटोसिस और मियोसिस हो, पता है क्या होता है बच्चों, जब ये कंडीशन देखने को मिलती है तब जब किसी भी सेल में पॉलीप्लॉइडी होती है, यानी ये आगे जाके पॉलीप्लॉइडी कंडीशन दिखाता है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीप्लॉइडी बच्चों, पॉलीप्लॉइडी वो होता है कि जब एस फेज में, किसी भी डिवीजन की इंटरफेज के एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट करता है, अपन को पता है, लेकिन क्रोमोसोम रेप्लिकेट नहीं करता। बट एंडोमाइटोसिस या एंडोसिस भी बोलते हैं इसको, एंडोमाइटोसिस बोलते हैं, इसमें क्या होता है बच्चा, इंटरकाइनेस इंटरफेज की एस फेज में डीएनए के साथ साथ क्रोमोसोम भी रेप्लिकेट कर जाता है। अब बताओ क्रोमोसोम ही डबल हो गए तो प्लॉइडी कितनी हो जाएगी, डबल नहीं हो जाएगी क्या, प्लॉइडी बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगी, उसको इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। तो ध्यान रखना, एंडोमाइसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जो माइटोसिस के अंदर, अगर कोई मान लो कोई सेल है माइटोसिस कर रही है, नॉर्मल है वो, कोई सेल है कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें एस फेज के अंदर क्या होगा, अपन को बताया कि डीएनए रेप्लिकेट करेगा, हाँ मैम पता है हमें, क्रोमोसोम रेप्लिकेट करता है, मैं चीख के बताया था मैंने आपको। लेकिन अगर कंडीशन ऐसा हो जाए कि एंडोमाइसिस ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है बच्चा कि क्रोमोसोम डिवाइड कर जाता है। अब जब क्रोमोसोम डिवाइड कर जाएगा तो बताओ क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं हुए, तो वो कैसे प्लॉइडी हो जाएगी, पॉलीप्लॉइडी की, बहुत से ज़्यादा क्रोमोसोम हो जाएंगे उसमें नॉर्मली, समझ गए। तो ऐसी कंडीशन को पॉलीप्लॉइडी कहते हैं जो एंडोमाइटोसिस में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थी मुझे आपको बतानी थी, और आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, इससे ज़्यादा नहीं आएगा आपके, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। और बाकी तो मैंने आपको सब चीज़ें बीच में बता दी हैं। माइटोसिस मियोसिस का मैंने आपको डिस्कवरी भी बता दी है, पूछा जाता है बच्चों, डिस्कवरी वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो उसको देख लेना। कंपैरिजन बुक में वैसे तो मैंने बता दिया है, लेकिन अब आपको शायद आ गया होगा, ध्यान रखना इस बात को। 4 सेल इसकी बनती है एंड में, जो कैसा होता है मैंने सब क्लियर कर दिया बच्चों। अब आपके ऊपर है, अब आप इसको कैसे देखते हो, और प्लस आप अपनी एनसीईआरटी से कैसे पढ़ते हो, ठीक है बच्चों। चलो तो अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब इस लेक्चर को एंड करते हैं, हो गया बस से आपका कंप्लीट हो चुका है सेल साइकिल सेल डिवीजन। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इससे बाहर नहीं आएगा, इससे इतना एक्स्ट्रा अपन पढ़ लिया बहुत है बच्चों। अब अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपन देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए, ठीक है। चलो थैंक यू।